बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका होस्ट नईमुल्लाह मर। आप देख रहे हैं NVA पॉडकास्ट। दोस्तों, हम कोशिश करते रहते हैं कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं, हमारे जो नौजवान हैं, उनको हम गाइड करें। अगर वो CSS PCS करना चाहते हैं, वो चाहे बिज़नेस करना चाहते हैं, चाहे वो डिजिटल वर्ल्ड में फ्रीलांसिंग की दुनिया में जाना चाहते हैं, किसी भी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि सेल्फ मेड जो है उनको हम अपने पास लेके आएँ और उनसे उनकी जर्नी सुने, ताकि जो यंगस्टर्स हैं वो सीख सकें। अच्छा, इसी तरह एक करियर है, एक सेक्शन है जिसमें बहुत सारे नौजवान अप्लाई करते हैं कि वो फॉरेन कंट्रीज़ जाना चाहते हैं। जर्मनी जाते हैं, कनाडा जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, अमेरिका वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं। ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़ी तादाद है हमारे पाकिस्तानियों की, ख़ास तौर पे सिंधियों की, नौजवानों की, जो स्टडी वीज़ा पे जाते हैं, परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई करते हैं। और इस तरह बहुत सारे तरीक़ों से वो ऑस्ट्रेलिया जाने की और वहाँ पे रहाइश इख्तियार करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ आज जो हमारे मेहमान हैं, जहांज़ेब भट्टी साहब, ये सिविल इंजीनियर हैं। इन्होंने NED से सिविल इंजीनियरिंग की थी। उसके बाद सऊदी अरब और कतर में अपने प्रोफेशन में ये परफॉर्म करते रहे, वहाँ पे एज ए सिविल इंजीनियर काम करते रहे। उसके बाद 2018 में ये ऑस्ट्रेलिया मूव हो गए और 2023 में इनको वहाँ पे नेशनलिटी मिल गई है। अब चूँकि ये सारे प्रोसेस से गुजर चुके हैं, तो आज हमने इनको इनवाइट किया है। ये हमारे नौजवानों को, यंगस्टर्स को, हमारे ऑडियंस को गाइड करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया एक तो जाने के फ़वाइद क्या हैं, वहाँ स्टूडेंट वीज़ा पे कैसे जा सकते हैं, या फिर अगर आप प्रोफेशनल हैं, आपके पास कोई अच्छी जो है वो डिग्री है या आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप कैसे जा सकते हैं। तो सर जहांज़ेब साहब, आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। बहुत बहुत शुक्रिया नईम, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। थैंक यू सो मच। और मैं यहाँ पे आपने मदऊ किया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये जहांज़ेब साहब पाकिस्तान आए हुए थे, इनको हमने पकड़ लिया है और बड़ी मुश्किल से टाइम लिया है ताकि ये हमारे यंगस्टर्स को गाइड कर सकें। जहांज़ेब साहब, पहले तो अपनी थोड़ी सी मुख्तसर सी जर्नी बताएं। कौन कौन से ईयर में आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, सऊदी अरब कितने साल आपने काम किया है, कतर कितने साल आपने काम किया है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया कब हुए आप, तो उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। सलीम जी, सबसे पहले तो मैं पास आउट हुआ था 2004 में NED से, और उसके बाद 2005 के जनवरी में एग्जैक्टली 1 जनवरी 2005 में मैंने अपने करियर का आगाज़ किया। सही। और मेरा फर्स्ट डे था 1 जनवरी। तो मुझे तकरीबन इस साल 19 साल तकरीबन कंप्लीट हो गए फील्ड में काम करते हुए एज अ सिविल इंजीनियर। तकरीबन 4-4.5 साल मैंने काम किया कराची में, मुख्तलिफ ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर। जो उनके प्रोवाइडर्स हैं उनके साथ मैं एसोसिएट रहा, एक इन्वायरमेंटल कंसल्टेंसी थी उनके साथ। उसके बाद 2008 में मैं पहली दफ़ा जो है वो मिडल ईस्ट मूव हुआ, अबू धाबी में, और वहाँ से फिर कंपनी के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स थे, दुबई में भी और अबू धाबी में भी और शारजा में भी। इन तीनों जगहों पे काम करने का मौका मिला। तो तकरीबन मैंने 3 साल के करीब वहाँ पे गुजारे। उसके बाद फिर मैं पाकिस्तान दोबारा वापस आया। 1 साल के करीब यहाँ पे एक सेकंडमेंट थी, उसके ऊपर मैंने GSK के अंदर काम किया, कराची में ही। GSK फार्मास्यूटिकल में, वो भी उनकी एक फार्मास्यूटिकल यूनिट, उनका जो है ना एक्सपेंड हो रहा था, एक्सपेंशन थी। सही। तो वो मेरी कोई फार्मास्यूटिकल की जॉब नहीं थी, वो बेसिकली थी सिविल इंजीनियर की ही जॉब। तो वहाँ पे मैं उनकी एक्सपेंशन जो थी उनके एक प्लांट की, उसके अंदर मैं इंगेज रहा। वो कॉन्ट्रैक्ट रोल था, सेकंडमेंट थी, तो वो मैंने कंप्लीट किया 1 साल जी। उसके बाद फिर मैं चला गया कतर, वहाँ पे भी 1.25 साल मैंने गुजारा। और फिर वहाँ से मैं गया सऊदी अरब। सऊदी अरब में अल्हम्दुलिल्लाह 2012 में मुझे मौका मिला मक्का शरीफ में काम करने का, और वहाँ पे मुझे जॉब ऑफ़र हुई। और जो बाब फहद है उसके बिल्कुल सामने आपने देखा होगा कि जबल उमर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, तो वहाँ पे मैंने तकरीबन 3.5 साल गुजारे। ये प्रोजेक्ट बिल्कुल मैंने स्क्रैच से, बिल्कुल एक फाउंडेशन से स्टार्ट किया, और उसका ग्रे स्ट्रक्चर तकरीबन मैंने कंप्लीट किया था वहाँ पे। फिर वहीं से 3.5, इसी दौरान में कतर में जब मैं था, तो वहाँ पे रहते हुए मैंने अपना ऑस्ट्रेलिया का प्रोसेस स्टार्ट किया था। और आई वॉज नॉट प्रीटी मच सीरियस के मतलब कि मैंने कोई बहुत ही जाना है या कुछ है। उस वक्त बस दोस्तों के साथ, दोस्त कुछ थे साथ बैठे थे, वो अप्लाई कर रहे थे। तो हमने भी एज अ फैम ने कहा चलो फॉर द टाइम बीइंग यही है कि इंटरटेनमेंट है, सब अप्लाई कर रहे हैं तो मैं भी कर देता हूँ। तो वहाँ पे असल में प्रोसेस स्टार्ट हुआ था कतर में, और कतर में मैंने 1 साल गुजारा था। तो फिर आफ्टर दैट वी स्प्लिट,
हम सारे जो दोस्त जितने भी थे 9-10 लोग थे हम, प्रोसेस एक साथ स्टार्ट करके सब लोग स्प्लिट हो गए, कोई ओमान चला गया, कोई कतर, मैं सऊदीया चला गया, लेकिन हम लोग राब्ते में रहे और प्रोसेस हमारा चलता रहा। वो टाइम बाउंड है तो टाइम के साथ साथ वो प्रोसेस चलता रहा। फिर 2015 में जो है ना मुझे ग्रांट मिल गई थी इसकी, और मैं उस वक्त सऊदीया में था, मक्का में। तो वहाँ से एक वीज़ा की रिक्वायरमेंट होती है, मुझे परमानेंट रेजिडेंसी की ग्रांट मिली थी। तो वहाँ से मैं अपनी फैमिली के साथ, मुझे एक फ़र्स्ट एंट्री वहाँ पे मैंडेटरी एक एंट्री होती है, वो हमें देनी होती है आफ्टर गेटिंग द ग्रांट। तो 2015 में मैं फैमिली के साथ वहाँ पे मूव हुआ, काइंड ऑफ अ हॉलीडे, 2 वीक्स गुजारे वहाँ पे फैमिली के साथ, घूमे फिरे, और उसके बाद वापस मैं सऊदीया आ गया और वहाँ पे मैंने अपनी जॉब को कंटिन्यू रखा। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि एक पर्पस होता है, आपका ड्रीम था या एक जो है डायरेक्शन थी कि भाई मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है। वहाँ जब पीआर मिल गई तो फिर आप वहाँ क्यों नहीं गए? 3 साल बाद क्यों गए आप? देखें, मिडल ईस्ट की और गल्फ़ की जो मार्केट है वो एक तरीके से जो है वो बहुत अच्छी है इन टर्म्स ऑफ, मतलब कि अगर आप उसको इनकम वाइज कहें तो, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं है। आपको जो है ना कोई अल्टरनेट अपने देखने पड़ते हैं, या तो पाकिस्तान में या फिर किसी दूसरी जगह पे। तो यू नीड टू हैव अ वे आउट। अदरवाइज़ क्या होता है कि वहाँ पे जब आपके प्रोजेक्ट्स आपके जो है ना वो एंड होते हैं, या आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होता है, या कंपनीज़ की कंडीशंस जो है ना वो थोड़ी सी ख़राब होती हैं, तो उसका इम्पैक्ट सबसे पहले एम्प्लॉयज़ पे आता है, क्योंकि आप वहाँ पे एक्सक्लूसिवली एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के ऊपर होते हैं। आपको आप एम्प्लॉयमेंट रेजिडेंट होते हैं। सही, यानी जिस दिन काम ख़त्म हुआ फिर आप अगले दिन वापस अपने एग्जैक्टली, उसके अलावा आपका कोई वहाँ रहने का कोई जवाज़ नहीं है। तो लिहाजा आपको कोई वे आउट होना चाहिए। कुछ लोग नहीं करते उसके बारे में, कुछ कहते हैं हम यहाँ पे खुश हैं, वो उनकी चॉइस है। बहरहाल मेरे जितने भी सर्किल में लोग थे जो कर सकते थे, मैक्सिमम लोगों ने ये किया। जो नहीं कर सके उनकी कोई मजबूरियाँ रही होंगी या उनका नहीं आया, उन्होंने कोशिश बहुत की, लेकिन मैक्सिमम जो थे उन लोगों ने किया, एंड दे अवेल्ड देयर अपॉर्चुनिटीज़। तो 2015 में मेरे जाने का मकसद और वापस आने का मकसद ये था कि मैं एक बहुत ही सेटल्ड जॉब कर रहा था वहाँ पे सऊदीया के अंदर, और मतलब कि आई वॉज एट द पीक ऑफ माई करियर। तो मुझे कोई ऐसी चीज़ जल्दी भी नहीं थी कि मैं जो है ना फ़ौरन अपनी फैमिली के साथ मूव हो जाऊँ कम्प्लीटली। तो मैंने वो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट पूरी की जो विज़िट की थी, एंड आफ्टर दैट मैंने आके रिज्यूम कर लिया अपनी जॉब को। बल्कि एक दूसरी जॉब मुझे अल-खुबर में मिल गई थी सऊदीया में ही, मक्का से मैं छोड़ के दूसरी सिटी में चला गया था, वो और भी ज़्यादा अच्छी थी, और अमेरिकन कंपनी थी, नॉर्थ अमेरिकन कंपनी थी, कंसल्टेंसी थी, बहुत अच्छा पैकेज था। मैंने उसको अवेल कर लिया। उसके बाद वहाँ पे मैंने यही सोचा कि मैं अनप्रिपेयर्ड नहीं जाना चाहता। मैं किसी सूरत भी ऐसा नहीं चाहता कि मैं जो ना बहुत ही मतलब कि ऐसे सिर्फ मुंह उठा के जिसको कहते हैं ना चले जाना, और आपको कुछ भी ना पता हो, विदाउट प्लानिंग, कोई प्लान ना हो आपका, बस आपके पास सिर्फ ग्रांट आ गई और आपको ऑस्ट्रेलिया की डायनामिक्स का नहीं पता। मैंने कहा मुझे कुछ टाइम चाहिए, क्योंकि मुझे अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को सपोर्ट भी करना था वहाँ पे जाने के बाद भी, चाहे वो मेरे साथ हों चाहे मेरे साथ ना हो, इन ईदर केसेस। तो मैंने ये सोचा कि, और ये सारी चीज़ें मैंने कहीं पढ़ी नहीं थी ऑनेस्टली, ये अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मेरे जहन में खुद ही डाली और उनको मैंने खुद ही एक्सप्लोर किया। आज अगर मैं इस बात का इजहार कर रहा हूँ तो मेरी अप्रोच से अगर किसी को फ़ायदा हो जाए तो मैं समझूंगा यही मेरे लिए बहुत है। सही कि आप जो भी ज़िंदगी में काम करें वो हमेशा जो है ना आप प्लान के साथ करें, आपके पास प्लान होना चाहिए। तो मैंने मूव होने से पहले अपना प्लान ये किया कि मुझे एक तो इमोशनली प्लान अपने आप को कंपोज करना है, इमोशनली अपने आप को प्रिपेयर करना है कि अगर वहाँ पे किसी किस्म का मुझे कोई डाउनफॉल नज़र आता है इन टर्म्स ऑफ जॉब सीकिंग, या इन टर्म्स ऑफ क्या कहते हैं अकोमोडेशन, या वहाँ पे कोई अच्छी कंपनी नहीं मिलती या गैदरिंग नहीं मिलती, तो मैं क्या करूँगा। मतलब कि आपका एक सपोर्ट सिस्टम आपके अराउंड होता है जहाँ आप टाइम गुजारते हैं, चाहे आप कहीं पे भी, आप अपनी बर्थ प्लेस पे गुजारें चाहे आप कहीं भी गुजारें। लेकिन जब आप नई जगह पे जाते हैं तो आपको बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं जो आपके जहन में होते हैं, वो मेरे भी जहन में थे। तो मैंने अपने आप को इमोशनली, मुझे किसी की सपोर्ट नहीं चाहिए, कोई नहीं भी कोई सपोर्ट करेगा ये मतलब मेरा बोनस होगा, अगर नहीं मिलती वेल एंड गुड। एक तो सबसे पहली बात ये है। फिर साइकोलॉजिकली मैंने अपने आप को
प्रिपेयर किया। इमोशनली और साइकोलॉजी में फ़र्क ये है कि इमोशनली तो आप इमोशनली जब डाउन होते हैं तो आपका साइकोलॉजिकल जो साइकोलॉजी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, फिर आपके डिसीजन मेकिंग पे फ़र्क पड़ रहा होता है। तो मैंने अपने आप को साइकोलॉजिकली इस तरीके से प्रिपेयर किया कि जितनी भी रिक्वायरमेंट थी वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन की, जो कि मुझे उस इंडस्ट्री में दरकार थी, वो मैंने करनी शुरू की, ताकि वो मेरे लिए एक सरप्राइज़ ना हो कि मेरी फील्ड से रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे वहाँ चाहिए। कोई सर्टिफिकेशन है, कोई मेंबरशिप है, क्योंकि मेरी जॉब यहाँ चल रही थी। जॉब चलते हुए मेरी सैलरी आ रही है, उसमें से मैं एक अमाउंट लेके और वो सारी सर्टिफिकेट्स और मेंबरशिप्स अटेन कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं यहाँ से जॉब छोड़ के ऑस्ट्रेलिया चला गया और मुझे वहाँ जाके पता चले कि आपके पास ये वाली मेंबरशिप तो है नहीं, तो अब आप क्या करेंगे कि आपके पास ये सर्टिफिकेशन तो है नहीं जो कि यहाँ पे मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। आप इंजीनियर हैं, ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी चीज़ चाहिए, जो कि हुआ। तो मैंने वो आइडेंटिफाई की और उनको मैंने अटेन करना शुरू कर दिया। अब अगर मैं वहाँ जाने की बात करता तो मेरा कोई सोर्स ऑफ इनकम तो था नहीं, तो ये मेरे सेविंग में से जाता। सही। तो मैंने अपनी इनकम में से, जो मेरी रनिंग इनकम थी, उसमें से उसका पार्ट बनाया, तो मुझे इम्पैक्ट नहीं हुआ। यानी कि एक आप अच्छी प्लानिंग के साथ वहाँ पे गए। तो ये हो गई दो चीज़ें। उसके बाद मैंने फाइनेंशियली अपने आप को प्रिपेयर किया। मैंने एक डिसेंट अमाउंट अपना सेव किया और अपने आप को मैंने तकरीबन 2 साल का टाइम दिया कि हो सकता है मुझे 2 साल तक जॉब ना मिले वहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा। मेरे पास इस 2 साल के लिए सर्वाइवल के लिए कुछ अखराजात होने चाहिए। और वो कितना रखा था आपने पर मंथ? वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो वैसे नॉर्मली एक बंदे के पास कितना होना चाहिए जिससे वो सर्वाइव कर जाए, अच्छा खाना पीना? और देखिए, अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं ना, तो फैमिली के साथ तो आपके तकरीबन यूँ समझ लें कि $5,000 आपके पास होने चाहिए, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। पाकिस्तानी कितने बनते हैं? पाकिस्तानी तकरीबन आज के दौर में तो ये तकरीबन 10 लाख रुपए बन जाते हैं। अच्छा, ये 10 लाख पर मंथ आपके पास होने चाहिए अगर फैमिली के साथ है। फैमिली के साथ है। अच्छा, ये कोई इसका बाइनरी नंबर नहीं है, ये बहुत सारे फैक्टर्स इसमें सही। मैं समझ रहा हूँ कि आप कौन से एरिया में रहते हैं, किस तरह का लिविंग स्टैंडर्ड आप। जी। उसके अलावा और भी चीज़ें हैं कि जैसे आपको अकोमोडेशन लेनी है, तो आपको वहाँ पे, क्योंकि आपकी कोई रेंटल हिस्ट्री नहीं होगी, तो जब वहाँ पे एप्लीकेशन दी जाती है, आपने घर अगर रेंट पे भी लेना है तो आपने बाकायदा एप्लीकेशन देनी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप रेंट दे रहे हैं, मुझे वो अगला, आप टेनेंट हैं और अगला ओनर है तो बस आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। ओनर के पास आपकी एप्लीकेशन जाती है, उसके बाद 10 एप्लीकेशन आती हैं, वो उसमें से चूज़ करता है। आपने अपनी एप्लीकेशन को स्टैंड आउट करने के लिए, और वो स्टैंड आउट कैसे होती हैं कि बंदा जॉब कहाँ करता है, उसके घर में कितने बच्चे हैं, कितने लोग रहेंगे इस प्रॉपर्टी में, मेरी प्रॉपर्टी ख़राब तो नहीं होगी, या फिर ये तो नहीं 1 महीना 2 महीना रहने के बाद कहे कि मैं सर्वाइव नहीं कर, मैं मेरे पास पैसे नहीं है। फिर उसके बाद वो कहेगा कि भाई मुझे तो कोई वो चाहिए, यंग हैं, ओल्ड हैं, मतलब कोई लाइबिलिटी तो नहीं है, कहाँ जॉब है इनकी, जॉब सिक्योरिटी वगैरह, वो सब चीज़ें चेक करता है ओनर। तो उसको अपनी इस एप्लीकेशन को स्टैंड आउट कराने के लिए आपके पास क्या फैक्टर होता है कि आप कहते हैं कि भाई मैं 6 महीने का एडवांस आपको किराया दूँ। अब अगर आप $2,000 भी रखते हैं रेंट के ऊपर, तो 6 महीने का आपका रेंट बन जाता है तकरीबन 12,000। तो ये $12,000 आपके पास होने चाहिए, जो कि उसके पास सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे रहेंगे। तो ये भी तो आप ही देंगे ना, तो वो पैसे आपके पास होने चाहिए। फिर आपका रनिंग कॉस्ट है, मैंने $5,000 जो बताया है वो रनिंग कॉस्ट बताई है, मंथली एक्सपेंस की। सही है, सही। तो ये वाला अमाउंट मैंने जब करना था, तो इनफैक्ट बड़ी एक चीज़ है जो मैं शेयर करना चाहूँगा यहाँ पे। जब मैंने दोस्तों को बताया कि मेरी ये प्लानिंग है, उन्होंने बोला जब तुम इतने पैसे जमा कर लोगे तो मुझे जाने की क्या ज़रूरत है वहाँ पे, तुम यहीं पे कुछ कर लो। मैंने कहा यार ये बात आपकी समझ में नहीं आएगी। तो खैर मैंने अपने आप को फाइनेंशियली, प्रोफेशनली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली हर तरीके से प्रिपेयर किया उन 3 सालों में, जो मैं 2015 में जाके वापस आया और 2018 में दोबारा फिर मैं परमानेंटली मूव हुआ फैमिली के साथ। फिर फैमिली आती जाती रही, मैं भी वहाँ रहा और मैं भी आता जाता रहा। फिर कोविड आ गया बीच में, उसमें काफ़ी सारी चेंजेस आई। इसमें एक चैलेंज आया, वो चैलेंज मैं आपसे जिक्र करना चाहूँगा कि जो मैंने प्लान किया था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझसे ये एक मंसूबाबंदी जो करवाई कि मुझे 14 महीने तक जो है ना स्ट्रगल करनी पड़ी अपनी फील्ड की जॉब लेने के लिए। अच्छा।
और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपके पास एक तो डिग्री अच्छी थी, उसके बाद फिर इतना आपके पास ह्यूज एक्सपीरियंस था देखें, गल्फ में, और फिर ये मैं बताता हूँ आपको। देखें, प्रॉब्लम ये होता है कि आपकी कुछ फील्ड ऐसी होती हैं जो कि यूजुअली जो है ना उस तरीके से फंक्शन नहीं कर रही होती। अच्छा। मेरी जो फील्ड थी ना वो थी कंप्लायंस की, मतलब ऑडिटिंग, कंप्लायंस और अश्योरेंस की। तो उसके अंदर जो है ना वो बहुत नीश किस्म की एक फील्ड है। उसको कैप्चर करना ना, मतलब कि अगर आप प्लानिंग इंजीनियर के, मिसाल दे रहा हूँ मैं, अगर आप प्लानिंग इंजीनियर के तौर पे जा रहे हैं, तो जो मेरे साथ आए थे और वो प्लानिंग इंजीनियर के तौर पे उन्होंने अप्लाई किया, तो वो मतलब कि एकदम से 2 महीने के अंदर वो सेटल्ड हो गए, उनको जॉब भी मिल गई और उन्होंने काम चला लिया। लेकिन मैं अपनी फील्ड भी नहीं छोड़ना चाह रहा था, क्योंकि मेरी फील्ड के पीछे तकरीबन कोई 14 साल का एक्सपीरियंस था। अब मैं उस 14 साल के एक्सपीरियंस को लेवरेज नहीं कर सकता था। यानी कि अगर उस फील्ड को आप छोड़ते तो आपको जॉब मिल जाती, लेकिन आप उस चाह रहे थे कि उसी नीश में रहे आप, उसी इंजीनियरिंग की फील्ड में जॉब मिलती, ठीक है ना। प्लानिंग इंजीनियर मिल सकती थी, मतलब प्रोजेक्ट इंजीनियर के तौर पे मैं जा सकता था, कहीं पे साइट मैनेजर के तौर पे जा सकता था, और वो ऑफर्स आई भी मुझे, बट मैं कंफर्टेबल फील नहीं करता। उसकी वजह सबसे बड़ी ये थी कि 2005 में जब मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था, तो थ्रू आउट मैंने अपने आप को ग्रो किया, डेवलप किया बाय गेटिंग मल्टीपल, मतलब क्वालिफिकेशंस, सर्टिफिकेशंस, एक्सपीरियंस। और उसके बाद जब मैं एक पॉइंट पे पहुंचा जो मेरी पीक थी, उस टाइम पे जब मैंने एंजॉय करने का टाइम आया, जब चीज़ें मेरे लिए आसान होना शुरू हो गई, तो मैं अपने आप को दोबारा से एक नए चैलेंज में स्क्रैच से नहीं डालना चाहता था। मतलब कि इट वाज नॉट लॉजिकल। तो व्हाट आई डिड कि मैंने उनसे कहा, मैंने कहा नहीं, मैं जाऊँगा तो अपनी फील्ड में जाऊँगा। और मेरे दोस्तों ने बहुत सपोर्टिव भी थे, उन्होंने मशवरे भी दिए। उन्होंने कहा यार, जब तक नहीं मिलती कोई भी तुम इंजीनियरिंग की जॉब तुम्हारी फील्ड से क्लोजली रिलेटेड हो, वो कर लो। तुम फील्ड में जाओगे, उस प्रोजेक्ट में कंप्लायंस टीम में, एश्योरेंस टीम में भी ज़रूरत होगी, तुम वहाँ पे लैंड कर जाओगे। मैंने कहा नहीं, लूँगा तो वैसे ही लूँगा। हाँ, यहाँ पे आप मेरी हठधर्मी कह सकते हो और कह सकते हो कि यार ये आप कर लेते, बट मैंने नहीं किया, क्योंकि मैं अपनी प्लानिंग पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था। आज थोड़ा बहुत मुझे रिग्रेट होता है, थोड़ा बहुत, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। ये नहीं होता कि मैंने बहुत बड़ा मिस आउट कर दिया, लेकिन थोड़ा सा होता है कि अगर मैंने कर लिया होता, फिर मुझे ये सेटिस्फेक्शन होती है अगर मैंने कर लिया होता, और फिर मैं उस फील्ड में वापस ना आ पाता, तो फिर मेरे पास कुछ भी ना बचता। क्योंकि जिस फील्ड में मैं था, मैं उन तमाम फील्ड्स के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा था जिनका मुझे मशवरा दिया जा रहा था। वो मेरे लिए कोई नई नहीं थी, मुझे वो काम बिल्कुल आते थे, ऐसा भी नहीं था कि मुझे नहीं आता था, लेकिन मैं कंफर्टेबल उसमें था। तो ये बात थी। तो 14 महीने मुझे जो है ना स्ट्रगल करनी पड़ी। इन 14 महीने में ना तो मैंने कोई सर्वाइवल जॉब की, मैं ऑड जॉब नहीं कहूँगा, लोग ऑड जॉब कहते हैं, मुझे वो वर्ड बहुत बुरा लगता है। ऑड जॉब कोई नहीं होती, उसको मैं रिप्लेस करता हूँ एक बहुत डिसेंट टर्मिनोलॉजी से, सर्वाइवल जॉब। कि आप सर्वाइवल के लिए जॉब जो करते हैं, वो कौन सी होती है? जिस तरह ऊबर, जैसे ऊबर ईट्स हो, सर्वाइवल के लिए जिस तरीके से आपकी जॉब्स होती हैं, ऊबर ईट्स हो गई, पिज़्ज़ा डिलीवरी हो गई, या फूड डिलीवरी हो गई, और फ्यूल स्टेशन पे काम कर लिया आपने, किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में काम कर लिया, और इस किस्म के काम आप कर सकते हैं जो कि आपकी फील्ड से किसी सूरत भी रिलेटेड नहीं हो, बट यू कैन गेट मनी। आप सिक्योरिटी के तौर पे, स्टूडेंट वीज़ा पे जो आए होते हैं नौजवान, वो कर रहे होते हैं। बट आपको एज ये होता है कि आपके पास फुल वर्किंग राइट्स होते हैं। जब आप परमानेंट रेजिडेंट के तौर पे जाते हैं, तो आपके पास फुल वर्किंग राइट्स होते हैं। तो आपको जो है ना ये वाला, आपके ऊपर कोई एम्बार्गो नहीं होता कि आपने कोई लिमिटेड टाइम वहाँ पे आवर्स आपने गुजारने हैं हफ्ते में काम करने में। आप पूरे तरीके से अपना काम कर सकते हैं फुल टाइम, और जितना काम करेंगे आप नाइट में करें, डे में करें, आपकी मर्जी, क्योंकि आप फुल टाइम, आपको राइट्स हैं, फुल वर्किंग राइट्स हैं आपके। तो मेरे पास वो ऑप्शंस थे, मतलब कि मैंने वो अवेल नहीं किए, क्योंकि मैंने यही सोचा कि मेरे पास फाइनेंशियली मैं अपने आप को प्रिपेयर करके आऊँ, तो क्यों करके आऊँ। और दूसरी बात यह है कि मुझे शायद गवारा भी नहीं हो रहा था कि मैं इतनी सारी क्वालिफिकेशंस लेने के बाद ये सब करूँ। और उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर मैंने देखा, जो मैं यहाँ शेयर करना ज़रूरी समझूंगा, वो ये है कि जिन लोगों को भी मैंने सर्वाइवल जॉब में जाते हुए देखा, उसके बाद वहाँ से निकलना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। और हमारे पास बाद में ऐसे ऐसे लोग आए जो 18 साल से ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं। शुरू में उन्होंने ट्रेन के अंदर काम करना शुरू किया एज अ ट्रेन ड्राइवर, ट्रेनिंग हुई उनकी, और उसके बाद ट्रेन ड्राइवर बन गए। फिर उसके बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर वो एज अ ड्राइवर बसेस वगैरह चलाने लगे।
और वो मेहरान यूनिवर्सिटी के इंजीनियर्स से जवान बच्चे उनके हो गए, वो अभी तक बस चला रहे हैं। उस बस की सीट से वो आगे नहीं जा सकता। अब बस की सीट से एक ड्राइवर की क्या तरक्की हो जाएगी, आप मुझे बता दीजिए। दूसरी बात ये होती वो गलत एक फील्ड में घुस गए, वहीं स्टक होके रह गए। नहीं, गलत फील्ड नहीं, मैं आपको यहाँ पे मतलब कि एक लॉजिकल रीज़न देना चाहता हूँ कि जब आप कंफर्ट जोन में चले जाते हैं ना, आपको पैसे जनरेट होना शुरू हो गए, फिर आप जो है ना स्विच नहीं कर पाते, आप स्विच भी नहीं कर पाते। फिर आप कहते हैं यार पैसे तो आ रहे हैं ना, वहाँ से भी आने हैं, यहाँ से भी आने हैं, चलो ये चलते रहो। रूटीन भी बन गई है, बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं, बच्चों को भी टाइम दे रहा हूँ, अब क्या मतलब कि स्विच करूँ, फिर नए चैलेंजेस, ये होता है कंफर्ट जोन। तो आप उस कंफर्ट जोन में ही रहते रहते हैं। फिर एक वक्त ज़िंदगी में आप कैसे, यार मैं तो इंजीनियर भी था। तो अल्लाह का शुक्र है, मैंने अपने आप को 14 महीने होल्ड करके रखा। प्रिपेयर मैं 2 साल के लिए होके गया था, तो मैं स्टिल बोनस में था। मुझे 10 महीने के तो पैसे मेरे फिर भी बच गए। सही। तो आप उससे अंदाज़ा कर लीजिए। तो अल्लाह का शुक्र है। उसके बाद फिर मैंने 2019 में मार्च में 18 में मैं गया था, मार्च में मुझे जॉब मिली 2019 में, तकरीबन 14 महीने थे लगभग। और उसके बाद फिर स्काई इज़ द लिमिट, अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें ग्रो होना शुरू हुई, डेवलप करता रहा अपने आप को अपनी नौइयत में। मेरा किसी से मुकाबला नहीं था कि मैं उससे आगे निकल जाऊँ या उससे आगे निकल जाऊँ। मैं लाइफ को अपनी सेटलमेंट की तरफ लेके जाने लगा। मैंने मास्टर्स में अपने आप को इनरोल कराया उससे अगले साल, वहाँ पे मैंने मास्टर्स किया, वहीं पे ऑस्ट्रेलिया में, मेलबर्न में मेलबर्न। मतलब कि उस वक्त तो फिर कोविड हिट कर गया था, तो सब चीज़ें ही ऑनलाइन हो गई थी, आपका जाना ही नहीं होता था, सब वर्चुअली, आपको जैसा आपका चैनल है सब चीज़ें वर्चुअल में आ गई थी, तो ये वाला मामला था। तो मास्टर्स मैंने कंप्लीट किया अल्हम्दुलिल्लाह। डोमेस्टिक स्टूडेंट होने की वजह से मुझे बहुत ही सब्सिडाइज रेट के ऊपर वो पड़ा। यूँ समझ लें कि मैंने 20% ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ दैट प्रोग्राम फीस पे की। अच्छा। बीइंग अ पीआर होल्डर। अच्छा। तो टोटल मेरा ये खर्चा हुआ, आप खुद सोचें। सही। तो 20% से भी लेस हुआ था मेरा मतलब। तो अल्लाह का शुक्र है मेरे पास मास्टर्स की डिग्री आ गई। इस दौरान मैं मास्टर्स किया, अपना घर ख़रीदा, उसके बाद गाड़ियाँ, ये वो जो भी एक ज़रूरियात की एक इंसान की चीज़ें होती हैं, किसी पे डिपेंडेंसी नहीं थी। मतलब ये नहीं रहा। घर तो वहाँ पे बड़े महंगे होते होंगे। वहाँ पे सब घर मॉर्गेज पे हैं। अच्छा। हाँ, सब घर मॉर्गेज पे हैं। वहाँ पे कैश पे पैसे दे के, मतलब मैं सिर्फ एक बंदे को जानता हूँ जिसने अपना, अच्छा, मतलब कैश पे सारे वो जो EMI या फिर इंस्टॉलमेंट जो कहते हैं उस पे वो कर रहे होते हैं। सही। अच्छा जानजिब साहब, आपकी जर्नी तो बड़ी इंटरेस्टिंग है माशाल्लाह। अब जो सिंध के नौजवान हैं, या चलें पूरे पाकिस्तान के जो नौजवान हैं देख रहे हैं, जो ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, वहाँ पे अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं, या फिर अल्टीमेटली परमानेंट रेजिडेंस वहाँ पे लेना चाहते हैं, या उसके बाद फिर आगे जाके वो नेशनलिटी लेना चाहते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा प्रोसीजर गाइड करें कि कौन से जो है वो स्टूडेंट जो होते हैं वो कौन से वीज़ा पे जा सकते हैं, या फिर वो प्रोफेशनल्स जो 5-7 साल से अपने प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, तो वो किस तरह ऑस्ट्रेलिया आ सकते हैं और अपना करियर कैसे बिल्ड कर सकते हैं। ठीक। देखें, अगर तो स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर है तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि कम से कम अपनी ग्रेजुएशन यहाँ से करें। अच्छा, ठीक है ना, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो बिजनेस मैनेजमेंट हो, या कोई भी आपकी साइंस की डिग्री हो, मतलब अप्लाइड साइंसेस की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप उसमें कर लेते हैं वो बहुत अच्छी बात है। हाँ, अगर आप फाइन आर्ट्स वगैरह में उसमें भी जाना चाहते हैं, उसके भी अपॉर्चुनिटीज़ है, बट उसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। मैं अप्लाइड साइंसेस और इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हूँ, और मेरी फील्ड वही है, तो मैं ज़्यादा उसके बारे में अच्छे से बात कर सकता हूँ। उसमें आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलती हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा काम है। तो जिस चीज़ के अंदर रूम होता है उसके अंदर लाजमी तौर पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा मिलती हैं, और वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो आपके पास काफ़ी सारी वीज़ा स्ट्रीम्स हैं। अगर आप एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल हैं, और अगर आपका तकरीबन 8 साल का फ्लैट, मतलब कि विदाउट एनी गैप्स 8 साल का एक्सपीरियंस है, जिसको आप जस्टिफाई कर सकते हैं, जिसको आप प्रूव कर सकते हैं कि 8 साल में एक दिन भी कम ना हो, मतलब कि मैं कैलेंडर डेज की बात कर रहा हूँ, तो आपके बहुत ब्राइट चांसेस हैं। और आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं या अप्लाइड साइंसेस के स्टूडेंट हैं, तो आपको स्किल्ड माइग्रेशन प्रोग्राम के तहत आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें 3 वीज़ा स्ट्रीम्स हैं। पहली वीज़ा स्ट्रीम है 189, सब क्लास 189 इसको कहते हैं। दूसरी है 190, और तीसरी है 491। अब इन तीनों को आप यूँ समझिए कि 189 जो है वो बेसिकली परमानेंट रेजिडेंसी है,
जिसमें आपको फुल वर्किंग राइट्स मिलते हैं। यू विल बी अ परमानेंट रेजिडेंट, आप भी और आपकी फैमिली भी, जो भी आपकी एप्लीकेशन में सेकेंडरी एप्लीकेंट भी होंगे। फ़र्ज़ करें एक साहब हैं, वो इंजीनियर हैं और उनकी एक वाइफ हैं और 2 बच्चे हैं उनके, तो उनके जो 2 बच्चे हैं वो सेकेंडरी एप्लीकेंट्स होंगे और वाइफ भी उनकी सेकेंडरी एप्लीकेंट होंगी, और आपके जो प्राइमरी एप्लीकेंट हैं वो साहब होंगे। तो वो इंजीनियर साहब जो है अपना अप्लाई करें 8 साल के एक्सपीरियंस के ऊपर, जो भी उनकी कैटेगरी बनती है। फिर उन्होंने अपना इंजीनियर हैं तो उनको इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया से अपने डिग्री को और अपने एक्सपीरियंस को असेस कराना होगा। उसका एक प्रोसेस है। आपको आइल्स वगैरह देना होगा, इंग्लिश टेस्टिंग का। अब पीटी भी चल गया है, वो पीटी भी दे सकते हैं आप, टॉफिल भी दे सकते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट है। इसको स्कोर कितना चाहिए आइल्स के लिए? स्कोर जो है वो डिपेंड करता है, मिनिमम तो 6 है, मिनिमम रिक्वायरमेंट तो आइल्स की 6 है। उस पर आपको पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन आप एलिजिबल हो जाएंगे। आपको पॉइंट्स मिलेंगे 0, लेकिन आप एलिजिबल हो जाएंगे अप्लाई करने के। अगर आपके 5.5 आते हैं किसी भी एक मॉड्यूल में भी, यानी कि लिसनिंग में 5.5 है और बाकियों में आपके 7 आ गए हैं, तो आपके 5.5 काउंट होंगे, 7 नहीं काउंट होंगे। अच्छा। आपके ओवरऑल सब में जो है वो 6 होने चाहिए, तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है सही, टू मेक यू एलिजिबल। सही। जब आप एलिजिबल हो गए तो अच्छा, ज़्यादा आ गया, अगर 7 आ गया, 7 आ गया तो उसके आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे। अच्छा। और अगर आपके 8 आ गए या 8 से प्लस आ गए तो आपको 20 पॉइंट्स मिलेंगे, विच विल बी काउंटेड टूवर्ड्स द पॉइंट सिस्टम, क्योंकि ये सारा पॉइंट सिस्टम है, पॉइंट बेस्ड सिस्टम आपका प्रोसेस है। सही। तो कितने पॉइंट्स चाहिए होते हैं क्वालिफाई करने के? 65 मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अच्छा, 65 पॉइंट्स मिनिमम रिक्वायरमेंट। यानी कि अगर आपके 7 या 8 पॉइंट आ जाते हैं तो उसके आप 20 तो बढ़ जाते हैं। देखिए 20 तो आपके सिंपली यही होता है ना। उसके बाद आपका एक्सपीरियंस जो है, जो आपका 8 साल का है, 8 साल एंड ऑनवर्ड्स आपको मैक्सिमम पॉइंट्स मिलेंगे टुवर्ड्स योर एक्सपीरियंस। कितने मिलते हैं इसके 8 साल के? आई थिंक 25 है, मुझे एग्जैक्टली। अच्छा, और बाकी किस चीज़ के होते हैं? बाकी आपकी एजुकेशन के होते हैं। अच्छा, आपकी एज के होते हैं। जितनी एज कम होगी उतने स्कोर ज़्यादा। एज कम नहीं होगी जितनी, देखें अगर आप आई थिंक 28 से 33 तक मैक्सिमम नंबर पॉइंट्स मिलते हैं आपको। 33 के बाद या 32 के बाद, और वो पॉइंट कैलकुलेटर वहाँ पे ऑनलाइन मौजूद है, वो मैं अभी बताता हूँ आपको, वहाँ से आप देख सकते हैं। और वहाँ पे आप चेक करेंगे तो मुझे लगता है कि 28 से 33 तक, ये 5 साल की अगर आप एज ब्रैकेट में हैं तो यू विल गेट मैक्सिमम पॉइंट्स। और अगर आपने 8 साल ऑनवर्ड्स प्लस आपका एक्सपीरियंस है तो भी आपको फुल पॉइंट्स मिलेंगे। 8 ऑल आपके आ जाते हैं आइल्स में तो आपको मैक्सिमम पॉइंट्स मिलेंगे। फिर आपका जो स्पाउस है, अगर स्पाउस का यानी कि वाइफ है आपकी या आपके हस्बैंड ने, अगर वाइफ कर रही हैं तो हस्बैंड आपके सेकेंडरी एप्लीकेंट होंगे, वो अगर आइल्स दे देते हैं तो उसके भी 5 पॉइंट्स आपको मिलेंगे। अच्छा। और अगर वो अपना एक्सपीरियंस भी असेस करवा लेते हैं तो उसके भी पॉइंट्स मिलेंगे 5 आपको। अच्छा, तो ये सारे 5, 10, 20, 30 मिला के आपके तकरीबन 65 मिनिमम आपके बनने चाहिए टू बी एलिजिबल फॉर PR पॉइंट बेस्ड सिस्टम। अच्छा, कि आपकी EOI जमा हो जाए। सही है। इट इज़ अ क्वाइट अ प्रोसेस, इट इज़ नॉट समथिंग कि आपका ये ओवरनाइट हो जाएगा। आपको सिर्फ ये पता चल जाएगा कि ये पॉइंट मैंने लेने के लिए मुझे क्या करना है। आइल्स आपके पास है, टिक कर दें। आप एक चेकलिस्ट बनाइए, प्लान के साथ चलिए, जैसे मैंने हमेशा कहा है, हैव अ प्लान। उस प्लान के साथ, उस सीक्वेंस के साथ क्या मैंने करना है, कौन से काम मैंने पैरेलल करने हैं और कौन से काम मैंने एक के बाद दूसरा करना है, कौन से डिपेंडेंट हुए, उस तरीके से आप चलाएं। जितने ज़्यादा आपके पॉइंट्स होंगे उतने आपके चांसेस ज़्यादा होंगे। सही। 65 के ऊपर आप हैं, एलिजिबल हैं, आप क्यू में लगे रहेंगे। आ गया नंबर, ठीक है, नहीं आया तो कोई मसला नहीं है। सही। 65 पॉइंट्स तक आने में आपके कोई पैसे नहीं लगते, माँ सिवाय आपके जो इंजीनियर ऑस्ट्रेलिया की असेसमेंट की फ़ीस है और आइल्स के अंदर जो खर्चा होगा आपका, ये 2 चीज़ों का खर्चा है। उसके अलावा आपका कोई खर्चा नहीं होता। $1, $1, 1 सेंट भी नहीं लगता। ये बिल्कुल फ्री है। वो आप एप्लीकेशन वहाँ डालते हैं, आपकी फिर सिचुएशन तब्दील होती है। फ़र्ज़ करें आपने एक दफ़ा आइल्स दिया था तो आपके 6 आ गए, 0 पॉइंट मिले। अगली दफ़ा आपने कहा यार मुझे 10 और चाहिए, आपने अपना स्कोर इम्प्रूव किया, आपके 10 आ गए। आप अपनी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को आप अपडेट कर दें तो आपके पॉइंट्स अपडेट हो जाएंगे। सही। वो भी फ्री है, वो लाइव रहेगी आपकी EOI की प्रोफाइल।
फिर आप कहते हैं मैं इसको फर्दर और करना चाहता हूँ, आप उसको 20 ले आए, वो दोबारा अपडेट कर दें, आपके पॉइंट्स ज़्यादा हो जाएंगे। तो मैं आपको पहले तो वीज़ा कैटेगरीज बता रहा था कि सब क्लास 1, 8, 9 है, वो सबसे ज़्यादा आगे की है, मतलब कि फुल परमानेंट रेजिडेंसी है, वो फुल पीआर जिसको कहा जाता है आम ज़बान में, वो दैट गिव्स यू ऑल वर्किंग राइट्स, हर तरीके के, आपको कोई भी ये नहीं कह सकता कि आप पे कोई पाबंदी है या कुछ है। फुल वर्किंग राइट्स का मतलब ये है कि आपको आपके प्रोफेशन में काम करने की इजाज़त दी जाए। सही है। स्टूडेंट्स को ये इजाज़त नहीं होती। उसकी वजह यह है कि वो एक्सक्लूसिवली स्टूडेंट वीज़ा पे आए होते हैं, तो उनको सर्वाइवल के लिए, अपने लिविंग को सपोर्ट करने के लिए एक तरीके से एक परमिशन दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से कि आप हफ्ते में 22 घंटे काम कर सकते हैं, उतना काम कर सकते हैं जिससे आपकी स्टडीज़ भी जो है ना वो इम्पेक्ट ना हो, वो भी किसी तरीके से मुतासिर ना हो। अच्छा, ये 22 घंटे अगर वो काम कर लें तो अपने तालीमी अखराजात और फिर लिविंग एक्सपेंस वो कवर कर लेते हैं? ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं क्योंकि इस वीज़ा स्ट्रीम के इस पाथवे से मैं गया नहीं था, तो मैं आई एम नॉट द राइट पर्सन कि मैं आपको उसमें करूँ। लेकिन आप वहाँ पे रहते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्शन होता होगा, कर रहे हैं सब लोग, उसके बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब कि ये तो मैं आपको वो बता रहा हूँ जो बिल्कुल एक जो चीज़ बुक में लिखी हुई है और जो लोगों का है एक तरीक़ाकार। उसके अलावा उनके क्या सोर्सेज हैं, इसके लिए आप थोड़ा सा नेट सर्च करेंगे, आपके बहुत सारे सोशल मीडिया के आपके पेजेस हैं, आप उन पे अगर अपने क्वेरीज़ को डालते हैं। अच्छा, वो बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, ये याद आ गया, मैं इसका जिक्र करना चाहूँगा कि फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर बेतहाशा ऐसे पेजेस मौजूद हैं जहाँ पे आप प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जहाँ पे आप अपनी क्वेरी डालें तो वहाँ पे वो आपको कुछ ट्रोलिंग होती है और उसके बाद आपको जो है ना कुछ अच्छा जवाब भी मिल जाता है। आपका इंटरेस्ट आपके मतलब के जवाब में होना चाहिए। कोई आपको ट्रोल कर रहा है, इग्नोर इट। आप अपना मकसद का जवाब, आपको क्वेरी को जिसने आंसर कर दिया, आप उसको लीजिए और आगे का बढ़िए। वैसे वो गूगल कर लें, नेट पे भी सबसे बेस्ट चीज़ है जी। मैं तो नहीं मिस में कहूँगा कि जिस दौर में मैंने आज से 14 साल पहले जब अप्लाई किया था, उस वक्त इतना ज़्यादा ना तो ये चीज़ें अवेलेबल थी, ना ये प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल थे, और ना चीज़ें इतनी डिजिटलाइज हुई थी। लेकिन मैं तो कहूँगा कि आज के दौर में अगर कोई बंदा इन चीज़ों को यूज़ नहीं कर रहा है तो ये उसकी कमी है, हकीकत बात। अच्छा, ये तो हो गया स्किल्ड माइग्रेशन, यानी कि जिसके पास डिग्री हो, फिर 8 साल का एक्सपीरियंस हो। अब आते हैं उन नौजवानों की तरफ जिन्होंने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की हुई है और 25-26 साल उनकी एज है, ठीक, उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो कैसे आ सकते हैं, क्या प्रोसीजर है? देखिए, पहली बात तो ये, अगर कोई आज की तारीख में अगर कोई ग्रेजुएट होता है तो मैं समझता हूँ वो 23 साल की उम्र में ग्रेजुएट हो जाता है। क्योंकि आपने 25 कहा है, मैं उसको 2 साल कम इसलिए कर रहा हूँ कि 18 साल की उम्र में वो इंटरमीडिएट अपना कंप्लीट करता है और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है। 4 साल की इंजीनियरिंग की डिग्री है, तो 18 से 22 मैं उसको तमाम चीज़ों से फ्री होते होते 23 साल का मार्जिन दे देता हूँ। तो 23 और 25 में फ़र्क है। पहली बात तो ये है, 2 साल का फ़र्क है, जो कि बहुत बड़ा फ़र्क है। सही। मैं सजेस्ट ये करूँगा कि पहले तो वो अपना माइंड मेकअप करें। ये मेरा पर्सनल सजेशन है, आप, और मेरा पर्सनल ओपिनियन भी है। सजेशन ले लें या ओपिनियन ले लें, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन ये मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं अगर आपकी जगह पे होता और अगर मुझे मतलब कि थोड़ा सा टाइम लैप्स करके मैं पीछे जाता, तो यूँ समझिए कि मैं ऐसा कुछ ना करता। मैं थोड़े दिन वेट करता, एज ए स्टूडेंट मैं ना जाता, मैं अपने आप को प्रिपेयर करता और मैं वर्किंग प्रोफेशनल होने के बाद सब क्लास 1, 8, 9 PR के लिए अप्लाई करता। और अगर आप कहते हो नहीं यार मैं फिर भी चला जाऊं एज ए स्टूडेंट, तो दैट इज़ द वेरी टाइम। वो बिल्कुल एग्जैक्ट 23 साल की उम्र में, 24 साल की उम्र में आप अपना पहला सेशन जो आपको मिलता है वहाँ पे क्लासेस में आप चले जाइए एज ए स्टूडेंट। इसमें सबसे बेहतरीन काम आपको जो करना है वो ये करना है कि आपने बेहतरीन यूनिवर्सिटी को चूज़ करना है। QS रैंकिंग आपको पता होगी कि वो गूगल पे मौजूद है। आप QS रैंकिंग में यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट, QS रैंकिंग निकालिए 2024 की, उसमें आप जाके फ़िल्टर लगाइए ऑस्ट्रेलिया का। सर देखिए ना, हालात वाक़यात हर बंदे के अलग होते हैं। आपके शायद फाइनेंशियल हालात, फैमिली बैकग्राउंड, बाकी सारी चीज़ें डिफरेंट है। यहाँ से बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़, जो जिनकी रैंकिंग अच्छी है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। और बहुत सारे नौजवान जो होते हैं वो सिर्फ ऐसे समझें इसको एज ए फॉर्मेलिटी यूज़ करते हैं
कि भाई ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा के लिए जाते हैं, असल उनका मकसद जो होता है वहाँ पे अर्निंग करना होता है कि भाई जितना ज़्यादा आवर्स हम काम कर सकें, उसके बाद फिर आपको पता है नेक्स्ट स्टेप TR, टेम्पररी रेजिडेंस, फिर उस पर पाँव रख के फिर वो PR की तरफ जाते हैं। बिल्कुल। तो हर किसी के सर्कमस्टेंसेस अलग अलग होते हैं। अब वो नौजवान जो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते, 6-7-8 लाख रुपए तक अफोर्ड कर सकते हैं, उनके लिए थोड़ा गाइड करें कि भाई वो बहुत टॉप क्लास यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकते। देखिए, टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज़ की बात आपने की है ना, ये बहुत अच्छा किया आपने ये सवाल मुझसे कर लिया। आपको क्या लगता है कि जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी रैंकिंग नीचे है, तो वो क्या आपको क्या हाफ प्राइस में पढ़ाएंगी? अच्छा, यानी कि 19-20 का फर्क होता है। 19-20 का फर्क होता है। अच्छा। ये हमारे पास एक चीज़ है, पता नहीं मुझे कहना भी चाहिए यहाँ पे नहीं, कि लोगों ने एक उमूमी रवैया बना दिया है और वो मखसूस यूनिवर्सिटीज़ को जो है ना, मतलब कहते हैं यार इसमें चले जाएं आप। मुझे एडमिशन आसानी से मिल जाता होगा। एडमिशन आसानी से मिलने की बात नहीं है, और भी बहुत सारे उसके फैक्टर्स होते हैं जो मैं यहाँ तस्करा नहीं कर सकता। तो आपको ये समझना होगा कि आप अगर टॉप यूनिवर्सिटीज़ यानी कि G8, अगर मैं कहूँ वहाँ पे G8 8 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको G8 ग्रुप में डाला गया है, अगर आप उनको अप्रोच करें, हो सकता है आपको स्कॉलरशिप मिल जाए। अच्छा, लेकिन आप कोई गाइड करेगा तो आप करेंगे ना। आप अप्लाई तो करके देखिए, आप उनकी वेबसाइट को एक्सप्लोर तो कीजिए। एक एक चीज़ वहाँ पे पड़ी हुई है, एक एक चीज़, और इतना आसान सिस्टम है, इतना आसान सिस्टम है कि आपको उनको फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं होगी। अच्छा, आप उनकी वेबसाइट को पढ़ लीजिए, दाएं बाएं जो चीज़ें लिखी हैं, राइट पैनल में, लेफ्ट में, नीचे, ऊपर, उनको एक्सप्लोर कीजिए, पढ़िए, एक पेपर पे लिखते जाइए। मेरे ख्याल से आधे एक घंटे की रिसर्च के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये यूनिवर्सिटी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या मांग रही है और मुझे क्या देना है इनको। और आपको कोई अगर दिक्कत है ज़्यादा, उनका नीचे एक चैट का छोटा सा एक डायलॉग बॉक्स बना होगा, उसको आप क्लिक कीजिए तो आपको लाइव सपोर्ट मिल जाएगी। दैट्स इट। आप वहाँ पे उनके रिप्रेजेंटेटिव से बात कीजिए, वो आपको सब कुछ बता देगा कि भाई आपको क्या पूछना है, जो पूछना है वो आपको गाइड कर देगा। बाकायदा उनका जो एडमिशन काउंसलर है वो आपसे कनेक्ट हो जाएगा। आप उनको अपनी डिग्रीज दे दीजिए, वहीं पे अटैच कीजिए। अच्छा, उनका क्या बेनिफिट होता है? वो क्यों स्कॉलरशिप दे रहे होते हैं? फ्री में आपको जो है वो अकोमोडेट कर रहे होते हैं कि भाई आपको टैलेंट के तौर पे ले रहे हैं ना। अच्छा, वो स्कॉलरशिप्स अवेलेबल ऐसा नहीं दे रहे होते कि वो स्कॉलरशिप्स उनके पास पड़ी नहीं है। गरीब लोगों के लिए नहीं, गरीब टैलेंटेड लोगों के लिए, ठीक है ना। और दूसरी बात ये, गरीब होने की भी बात अपनी जगह पे। आप उनसे कहें भाई मैं टैलेंटेड हूँ, मैं डिजर्विंग हूँ, बट आई कैन नॉट अफोर्ड, तो वो कहते हैं भी पैसा आपके लिए कोई बैरियर नहीं होना चाहिए। वो आपको बहुत सारी चीज़ें दे देंगे, आपको पार्शियल स्कॉलरशिप भी मिल जाती है, फुल भी मिल जाती है। तो ये डिपेंड करता है, सही, प्रोवाइडेड कि आप उनको अप्रोच तो करो। अच्छा, कौन सी है ये G8 यूनिवर्सिटी? हमारे नादरीन को देखें, गाइड कर दें। यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स, मोनाश यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न, और ANU है, ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड है, और यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया है। ये 8 यूनिवर्सिटीज़ हैं, अच्छा, जिनको G8 कहा जाता है। अच्छा, तो इनमें यानी कि अगर एडमिशन मिल जाता है तो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। हाँ, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिए, आपकी पढ़ाई आपके नाम के साथ सारी ज़िंदगी चिपकी रहती है। आपका उसमें पैसा, आपका एफर्ट और आपका टाइम तीनों इन्वेस्ट होता है। डू यू वांट समथिंग टू रिमेन विद योर नेम फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ? आप खुद बताइए कि जिसको आप कैरी करते हुए आप कहीं पे कहते हुए यार, अगले बोले यार तुमने टाइम भी लगाया, सब कुछ, कहीं अच्छी जगह ही पढ़ लेते। देखिए वहाँ पे हज़ारों की तादाद में इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं। अच्छा, ठीक है ना। मतलब जो आपके छोटे से छोटा इंस्टीट्यूट आप पाकिस्तान में कर लें, जिसको आप रेटिंग में लेके आते हो या कुछ करते हो, उस टाइप का भी इंस्टीट्यूट, बस वो ऑस्ट्रेलिया में है। तो ऑस्ट्रेलिया में होना ये क्वालिफाई थोड़ी इसको कराता है कि वो बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट हो जाएगा। और वो मुफ्त में भी नहीं करवा रहा। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें भी नहीं करवा रहा कि बहुत सारे नौजवान होते हैं जिनका ये पर्पज़ ही नहीं होता कि हम किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ें। उनका पर्पज़ होता है कि ये सिर्फ एक हमें जो है एक वे आउट मिल जाए ताकि हम वहाँ पे घुस जाए ऑस्ट्रेलिया। देखिए मैं आपको बताऊं, अगर आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं जिसकी रैंकिंग अच्छी नहीं है, और किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं जिसकी रैंकिंग अच्छी है, वो आपके इस एम्बिशन को जो आपने अभी तस्करा किया है, और अगर ऐसा लोगों का मानना है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको। वो भी आपको 2 साल बाद ही डिग्री देगा और ये भी 2 साल बाद डिग्री देंगे। पास आउट आपने दोनों से 2-2 साल बाद ही होना है। तो क्या आपको बेनिफिट मिल रहा है? 2,000 3,000 ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, 5,000 10,000 ज़्यादा दे रहे होंगे आप।
10,000 दे के सारी ज़िंदगी आप अपने नाम के साथ जिस इंस्टीट्यूट का नाम लगा रहे हैं उसकी QS में रैंकिंग तो जाके चेक करें। 4 लोगों में आप बैठेंगे, आपकी रैंकिंग होगी भाई। सही। अच्छा, इसका क्या तरीक़ेकार होता है स्टूडेंट वीज़ा लेने का, किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का, और इस पर ख़र्चा कितना आता है? देखिए, मैं कोई माइग्रेशन कंसल्टेंट हूँ नहीं, पहली बात तो ये है, और ये मेरी फील्ड भी नहीं है। तो मैं इसमें ना तो कोई एडवाइस दे सकता हूँ और ना मुझे हकीकतन पता है। उसकी वजह ये कि मैं एज ए स्टूडेंट वीज़ा पे गया ही नहीं था। ठीक, बहरहाल जो लास्ट टाइम मेरी नॉलेज के मुताबिक मेरे कुछ जानने वाले, कुछ हल्का अहबाब में कुछ लोगों से बात हुई, उनसे जब बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया था कि आई थिंक बहुत ज़्यादा नहीं है स्टूडेंट वीज़ा का, और उसका प्रोसेस टाइम भी जो है ना इतना कोई ज़्यादा नहीं है। अब कुछ चेंज हो गया हो तो अलग बात है, क्योंकि देखिए मैं आपको ऐसी चीज़ कोई कोट नहीं करना चाहता कि जिसको जो है ना लोग पिक करें और उसकी बेस पे अपने प्लान्स को जो है ना बेस कर लें। नहीं, एक रफ एस्टिमेट, ताकि एक वो उनका माइंड बन जाए कि यार उसका बेस्ट तरीका ये है, मोस्ट अपडेटेड इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, border.gov.au, border.gov.au ये वेबसाइट है। गूगल पे भी आप जाके अगर सिर्फ ये सर्च बार में सर्च करेंगे कि स्टूडेंट वीज़ा प्राइस या प्रोसेसिंग टाइम फॉर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना, तो वो भी आपको दे देगा। पूरा उसका पेज खुल जाएगा, उस पेज को आप कंप्लीटली पढ़ लीजिए, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत ही पेश नहीं आएगी। सबसे लेट्स रिफ्रेश द सेंटेंस कि भाई अगर एजेंट के पास कोई नहीं जाता, वो खुद स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करता है, उसके पास यूनिवर्सिटी की फ़ीस होनी चाहिए, वो पूरे अगर 4 सेमेस्टर है 4 सेमेस्टर की होनी चाहिए या सिर्फ एक सेमेस्टर, यानी कि एक सेमेस्टर की आप एडवांस में जमा करवाते हैं। उसके बाद कोई लिविंग एक्सपेंस भी वो मांग रहे होते हैं कि भाई आपके पास बैंक में इतना, बैंक में आपकी बस ये कहते हैं कि भाई आपके एक तो आपके बॉन्ड होना चाहिए यहाँ पे, कि आपकी बॉन्डिंग है यहाँ पे जहाँ से आप आ रहे हैं। क्योंकि जब भी वो आपको स्टूडेंट वीज़ा देते हैं ना, तो उनका ये मानना होता है कि आप यहाँ पे सिर्फ पढ़ने आएंगे, पढ़ने के बाद आप वापस चले जाएंगे। तो उनको ये गारंटी चाहिए होती है कि आपका पीछे कोई है। आप ऐसा नहीं कि आप स्टिक हो गए वहीं पे जाके जो ना आपने क्लेम करना शुरू कर दिया कि भाई मुझे तो यहाँ पे रहना है, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपने ये मेंशन किया कि भाई मेरा तो ये है कि मैं तो एक अच्छे लाइफ स्टाइल के लिए जा रहा हूँ, और वो कहना इसका मतलब आप पढ़ने नहीं आ रहे हैं, तो ये आपके लिए नुकसान होगा। आपने उनको बोला भाई मैं वहाँ के एजुकेशन सिस्टम से बहुत मुतासिर हूँ और बहुत अच्छा, और बाकी भी अच्छा भी है। तो इसमें कोई आपको कहने की दूसरी मतलब कोई मुबालगा करने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं कोई झूठ भी नहीं बोल रहा, है भी अच्छा ना, मैं नहीं कह रहा हूँ, रैंकिंग्स कह रही हैं दुनिया की टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ में जो ये मैंने G8 आपको गिनवाई हैं, सारी की सारी उसमें आती हैं। अच्छा जी, तो ये सारी आ रही हैं, तो अच्छा है सिस्टम, तो जब ये तो आई हैं, ऐसा कौन दे देगा। तो कहने का मकसद ये आपने यही क्लेम करना होता है कि भाई मैं वहाँ के एजुकेशन सिस्टम से अपने आप को एक तरीके से फैसिलिटेट करवाना चाहता हूँ, या मैं उससे बेनिफिट उठाना चाहता हूँ, दैट्स इट। और साथ में आप अपना कोई बॉन्डिंग सिखाएंगे कि भाई यहाँ पे हमारी घर है, मेरे पूरा फैमिली सिस्टम है, मेरे इकोसिस्टम मौजूद है। अच्छा, एक तो यूनिवर्सिटी का एक सेमेस्टर का खर्चा, एक सेमेस्टर, उसके बाद फिर वहाँ पे लिविंग स्पोर्ट का, सॉरी आपके आइल्स का खर्चा, अच्छा, उसके बाद वीज़ा की फीस, वीज़ा, ठीक है, और आपका जो फर्स्ट टाइम आप ट्रैवल करेंगे, अच्छा वो फर्स्ट टाइम, ये तो आपकी वो चीज़ें जो आपको कैश में आपको चाहिए। सही। अच्छा, फिर आप वहाँ पे ये कि कम से कम 2-4 माह 6 माह का जो है वहाँ पे लिविंग एक्सपेंस बंदा लेके जाए, ताकि अगर जब तक वो आपको कोई काम मिले तब तक आप सर्वाइव कर सकें। अगर आप नॉर्मली उसमें करें तो कम से कम आप समझ लें कि 1000 से 1500, मैं बहुत कम करके बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि कौन बंदा वहाँ पे कैसे रहना चाहता है। हर बंदे का अपना लिविंग स्टैंडर्ड, कोई बंदा कहता है मैं 400 में गुजारा कर लूँगा, कोई बंदा कहता है मैं 1000 में करूँगा, कोई कहता है मैं 1500 में करूँगा, उनके ऊपर डिपेंड। अगर कोई सिंगल बंदा बिल्कुल एवरेज में, तो मैं समझता हूँ, मैं आपको रेंज बता देता हूँ, इट कैन वेरी फ्रॉम देयर, और ऐसा ना हो कि मेरी बात को कोई कोट कर ले और उसके बाद उसको जो है ना कहे कि यार ये तो आपने गलत ही बात कर दी है बिल्कुल। तो मैं आपको रेंज बता देता हूँ, लिविंग एक्सपेंसेस बता रहा हूँ, इसमें खाने पीने के एक्सपेंसेस डिफरेंट है। लिविंग एक्सपेंसेस आपके यूँ समझ, मैं ब्रेकअप बता देता हूँ तो वो अच्छा रहेगा आपके लिए। लिविंग एक्सपेंसेस यानी कि अकोमोडेशन, तो उसमें आपका 400 से 800 तक का आपका रूम में, शेयर्ड रूम हो या सिंगल रूम हो, डिपेंड करता है किस एरिया में कहाँ पे है, आपकी यूनिवर्सिटी से कितनी दूर है, उसके अराउंड आपकी जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है वो कितना करीब करीब आती है। एक तो ये बात होगी, तो 400 से लेके $800 तक ये हो गया। सही। उसके बाद आपका तकरीबन आप $100
आपका वीकली जो है एक कंटेनर सिस्टम वहाँ पे चलता है, जो मुख्तलिफ घरों में भी खाना वगैरह वो बनता है, और वो कहते हैं कि आप हमसे हफ्ते का खाना ले रहे हो तो वो 7 कंटेनर्स आपको देते हैं। बहुत अच्छा सिस्टम है। तो आप वहाँ से वो खाना ले लीजिए। इतना कंटेनर होता है को 650 ml का कंटेनर होता है, या 500 ml का कंटेनर होता है, 1000 ml का भी कंटेनर से मुराद डब्बा होता है। हाँ। टिफ़िन होता है। तो वो आपको 5-6 डिशेस होती हैं उसमें, 7 दिन की। उसमें मीठा भी होता है, रोटियां भी होती हैं, एक्स्ट्रा डलवाना चाहो तो वो आपको मिल जाता है तकरीबन 75 से $125 तक के दरमियान एक हफ्ते का, और उसमें 7-8 खाने होते हैं। अब वो आप आधे आधे खा लो 2 टाइम, सुबह के टाइम में आपने कॉफ़ी ले ली, ठीक है, वो अपनी मर्जी से कर लिया, तो आप 125 मान के चलो, यानी कि तकरीबन $500 पूरे महीने के हो गए। ठीक है, एक रफ एस्टीमेट। हाँ, रफ एस्टीमेट आपका $500 ये हो गया। फिर उसके बाद आपकी ट्रांसपोर्ट है। ट्रांसपोर्ट पे आप जितना दूर रहोगे उतने आपके खर्चे होंगे। क्या यूज़ कर रहे हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हो, उसके अपने मतलब कि चार्जेस हैं ट्रेन के और उसके, तो वो बंदे को पता चल जाता है वहाँ पे। मैं समझता हूँ $50 या आप मैक्सिमम $50 से $60 आप हफ्ते के रखो, $200 आपकी ट्रांसपोर्ट में आ गए। तो रफली अगर आप देखें तो 1000 से लेके 1500 तक आपका खर्चा है। डिपेंड करता है आपके ऊपर, 1000 में भी हो सकता है, 1500 में भी हो सकता है। सही, 1000 से 1500 यानी कि $1500 तकरीबन 3 लाख रुपए बन जाते हैं। 3 लाख रुपए अच्छा तकरीबन। अच्छा, 185 अगर तो बंदा 22 जो उनको क्रेडिट आवर्स मिले होते हैं वो काम करता है, उससे इतना कमा लेता है कि यूनिवर्सिटी की फीस भी अफोर्ड कर ले, और ये भी कितना कमा लेता है? ऑनेस्टली स्पीकिंग ये जो है ना, आप अगर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो स्टूडेंट्स का है, बहुत सारे हैं, आप उन पे जाके देखिए ना। मैं किसी का मेंबर, मतलब कि मैं उनका हूँ वहाँ पे, मैंने उनको ज्वाइन तो कर रखा है, लेकिन मैं उनका कोई प्रोमोटर नहीं हूँ। इस वजह से मैं वो, आप जाके सर्च करेंगे यूट्यूब पे, फेसबुक पे, आपको आराम से मिल जाएंगे। यू कैन जस्ट गो एंड चेक देयर, और आपको बहुत अच्छी सपोर्ट मिलेगी। जो भी हैं वो आपको मजाक में तफरी करते हुए आपको समझा देंगे। अच्छा हाँ, अच्छा, यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर की फीस कितनी होती है तकरीबन, यानी कि 6 माह की? ये 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक कि यूनिवर्सिटी की रैंकिंग क्या है, सही, और 2 आपने प्रोग्राम कौन सा लिया है, सही। इन 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो और प्रोग्राम अगर आपका अंडर ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो अगर मैं पोस्ट ग्रेजुएट की आपको बात बताऊं, और मान लें कि मैं आपको किसी अच्छी यूनिवर्सिटी की बताता हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स की ले लीजिए, तो वो आपको तकरीबन इंटरनेशनल स्टूडेंट की तकरीबन आपको सेमेस्टर की फ़ीस होगी, आई थिंक 15 से 20 हज़ार तो होगी यकीन। 15 से 20 हज़ार डॉलर 6 माह की? जी। 20,000 का मतलब पाकिस्तानी कितने बनते हैं यार? मतलब कि ये भी अगेन मैं कहूँगा आपको नहीं, एस्टिमेट, ताकि एक स्टूडेंट जो है वो अपना माइंड बना ले। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इतना रफ एस्टिमेट किसी को भी ना दें। अच्छा। इस पॉडकास्ट के थ्रू खास तौर पे। अच्छा, लेट पीपल डिसाइड, और उनको सर्च करने दें। अगर हम उनको सब चीज़ें, ये भी बड़ा अच्छा है कि थोड़ा सा खुद हम उनको हैंड होल्डिंग देंगे, उनको स्पून फीड करेंगे, तो वो खोल के भी नहीं देखेंगे, और वो इसी चीज़ को फिर जो है ना इस तरीके से आगे पहुंचाएंगे कि अब मैं चाह रहा हूं कि मैं उनको ना कोई एक फर्म जवाब ना दूं इसमें, ठीक है ना, चाहे मेरे पास हो भी, अव्वल तो मेरे पास इस वक्त है नहीं। मैं आपसे कहूंगा ये उनके लिए अच्छा है, अगर वो थोड़ा सा उसको रिसर्च करेंगे ना, उनको 2-4 चीजें और थोड़ी सी मेहनत खुद कर ले। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले जो है एक लड़का आया हुआ था, वहाँ स्टूडेंट वीजा पे गया हुआ है, हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करता है। पिछले महीने मेरी उसके साथ मुलाकात हुई। अच्छा। तो वहाँ पे वो, जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि वो उस प्रोसेस के थ्रू गया था, तो उसको सारा पता था। हाँ। तो उसने कहा था कि तकरीबन हमारा जो है वहाँ पे जो खर्चा होता है वो डिपेंड करता है, जिस तरह आपने कहा 5 से 7 लाख रुपए इसके दरमियान हमारा खर्चा होता है, और हम तकरीबन महीने का, और तकरीबन हम ऐसे समझे कि 10 लाख रुपए तक हम कमा लेते हैं। वो ऊबर ईट्स वगैरह चला रहा होता है। उसके अलावा जिस तरह वो एक और तरीका होता है कि भाई 22 घंटे से ज़्यादा अगर काम करना है तो आप कैश पे काम कर रहे होते हैं, जिसको आप पर आवर कम मिलते हैं। तो वो ये बता रहा था कि हम अपने खर्चे भी उठा रहे होते हैं, और उसका आई थिंक जो है वो लास्ट सेमेस्टर चल रहा है। उसने कहा कि हर महीने में अपने फीस जो है सेमेस्टर की फ़ीस जो है वो भी पे कर रहा होता हूँ, अपने लिविंग एक्सपेंस भी वो कर रहा होता हूँ। उसके अलावा पाकिस्तानी 3-4 लाख रुपए में ऑन एन एवरेज में बचा रहा होता हूँ।
तो अभी वो ये बता रहा था कि भाई हमारी जो सेमेस्टर कंप्लीट होगा तो उसके बाद मैं पीआर के लिए अप्लाई करूंगा और मुझे होपफुली जो है वो मिल जाए। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये यानी कि सबसे क्या आसान तरीका है ऑस्ट्रेलिया घुसने का कि भाई आप स्टूडेंट वीज़ा पे आएँ, अपनी डिग्री कंप्लीट करें, फिर पीआर के लिए अप्लाई करें? देखें, आसान तरीका कोई भी नहीं है, हर चीज़ प्रोसेस ड्रिवन है। चाहे वो आप डायरेक्ट पीआर पे आए, अब मैं पीआर पे आया था, मैं पीआर पे गया था, तो आप यकीन कीजिए कि मुझे भी ड्यू प्रोसेस को ही फॉलो करना पड़ा। सही। बाय द टाइम मुझे सिटीजनशिप मिलती। सही। ठीक है ना? क्या आसान हो जाता है जो 2 साल से वहाँ पे रहा? ऑब्वियसली हो जाता है। देखिए, मुझे 6 साल लगे। उस 6 साल में मुझे तकरीबन कोई यूं समझे कि 2.5-3 साल मेरा वेटिंग पीरियड है कि मैंने अपनी सिटीजनशिप सेरेमनी का वेट किया है। आप समझ रहे हैं? एलिजिबल तो मैं 2021 में हो गया था, 18 में जाके 21 में मैं एलिजिबल हो गया था। एप्लीकेशन मैंने डाल दी थी और वो अप्रूव होके आ गई थी मेरे पास। ठीक है, 2021 में मेरी सिटीजनशिप सेरेमनी जब मेरे काउंसिल में होगी वो तभी मुझे इनवाइट करेंगे ना। ऐसा नहीं है कि आप आज एलिजिबल हुए तो कल जाके आप पासपोर्ट ऑफिस में जाके मुझे पासपोर्ट दो। अच्छा, ऐसा नहीं होता। अच्छा, तो उनका एक वो प्रोसेस, खुद कॉल करते हैं? वो खुद कॉल करते हैं। सिटीजनशिप सेरेमनी होती है, वो वेव नहीं हो सकती। आपको बाकायदा मतलब कि एक सॉर्न इन वो होती है, आपकी सेरेमनी होती है। आप अच्छा, कलेक्टिव होती है या इंडिविजुअल होती है? कलेक्टिव होती है। अच्छा। ओथ टेकिंग सेरेमनी होती है बेसिकली, उसको सिटीजनशिप सेरेमनी कहते हैं। वहाँ पे वो ओथ लेते हैं बाकायदा। तो कहने का मकसद ये है कि वो एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को मैं चाहकर भी ओवरराइड नहीं कर सकता। स्टूडेंट लाइफ की भी एक प्रोसेस है, उसमें आप उसका स्टूडेंट का टाइम पीरियड ऐड कर दें इस 6 साल के अंदर, 2 साल, फिर उसके बाद वो पास आउट होने के बाद 1.5 साल का टीआर गुजारेगा, वो ऐड कर दें। तो 2 साल का स्टूडेंट वीज़ा जो कि 3 साल का मिलता है, 2 साल का उसका प्रोग्राम था। सही। अब इन 1 साल वो एक्स्ट्रा देते हैं कि 1 साल एक्स्ट्रा देते हैं, 1.5 साल टीआर पे गुजारते हैं, यानी कि आपका ब्रिजिंग वीज़ा होता है। फिर उसके बाद टीआर मिलती है, फिर टीआर आपका ख़त्म होने लगता है तो लोग दोबारा किसी चीज़ में एडमिशन ले लेते हैं, तो फिर वो टीआर आपकी स्टूडेंट वीज़ा में कन्वर्ट हो जाती है। तो देखें, 3 साल का वीज़ा मिला, फिर 1.5 साल का मिला, 4.5 साल। मैंने आपको 6 साल बताया, तो ये हो गए 10.5 साल। आप 2 साल इसमें और लगा लो तो 12.5 साल हो गए। तो बस वही चीज़ है, आप जितना, ये वही है जैसे रिले रेस होती है ना, आप कौन से लैब से स्टार्ट कर रहे हो। सही। आप फर्स्ट लैब से स्टार्ट कर रहे हो तो अच्छा, ये लैब्स भी बता दे जरा, जो आप बता रहे थे कि ये जिस तरह वो कंपेयर करते हैं जो कास्ट होती है उनके साथ, ये थोड़ा गाइड कर दे, थोड़ा समझने में आसान। नहीं यार, वो बड़ा डिसऑनरिंग किस्म की बात हो जाएगी, वो हमने आपस में बात की थी वो। अच्छा, इसको चले पहले स्टूडेंट वीज़ा होता है। देखिए, उनकी कुछ लिमिटेशंस हैं। आपको मैं यूँ आसानी से और बड़े डिसेंट तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ कि स्टूडेंट वीज़ा जो होता है ना, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा पाबंदी होती है, क्योंकि उसको वीज़ा दिया गया है सिर्फ स्टडी के लिए। तो उसको इतनी लिबर्टी नहीं दी जाती कि आप कुछ भी काम कर लो और कैसे भी कर लो। तो इस वजह से वो सबसे ज़्यादा लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ के साथ जो है ना उस सोसाइटी में रह रहा होता है। अब अगर वो अफोर्ड नहीं कर रहा है और उसको स्ट्रगल करनी पड़ रही है, तो इसमें ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का कोई कसूर नहीं है। इसमें उस बंदे का कसूर है कि उसने तमाम चीज़ों को जानते हुए वो आया है, और अब उसको अगर स्ट्रगल करनी पड़ रही है तो ये उसका कसूर है। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट उसको क्यों करेगी? वो कहेगी भाई आप आए थे, आप तो वीज़ा देने के लिए आए थे। अब बाज़ लोग, जो कोविड आया था तो स्टूडेंट्स ने काफ़ी इसमें जो है ना आवाज़ उठाई थी काफ़ी फोरम्स पे कि हमें जो है ना मतलब कि काम करने दिया जाए, क्योंकि आप बाहर जा नहीं सकते थे, काम नहीं कर सकते थे। तो उसमें उन्होंने कहा कि भाई हमें इनकम ही नहीं हो रही तो हम पेमेंट कहाँ से? उन्होंने बोला दैट इज़ नॉट आवर प्रॉब्लम। ये 22 घंटे तो हम आपको सपोर्ट करने के लिए दे रहे थे, ये तो नहीं थे कि आप इस 22 घंटे में काम करके हमें पे भी कर दो। आप देख लीजिए, 22 घंटे आर्ली रेट है, 22 घंटे पर वीक, उसका आर्ली रेट अगर आप $20 भी लगाते हैं, ठीक है, तो आपके कितने बनते हैं? मेरे ख्याल से $440 पर वीक, 4 हफ्ते होते हैं, तो आपके कितने बने 1 महीने के? अब उसमें बंदा सरवाइव करेगा, ये तकरीबन 1100 के करीब बन जाते हैं। इसमें बंदा सरवाइव करेगा नहीं, तकरीबन 1300, ये 1500 से ज़्यादा 1500 बन जाते हैं। चले 1500 बन जाते हैं, 1600 बन जाते हैं। 1600 में वो फीस निकालेगा या अपना सरवाइव करेगा? तो जो उन्होंने आपको एक लिबर्टी दी है, जो फ्लेक्सिबिलिटी दी है काम करने की, वो उस चीज़ के लिए डिज़ाइन ही नहीं है, तो आपकी एक्सपेक्टेशन गलत हुई ना। तो आपको अपने आप को थोड़ा सा ज़हनी तौर पे तैयार भी तो करना है ना। तो उसके लिए लोग अक्सर, मैंने सुना है ऐसा, मैं गलत भी हो सकता हूँ,
कि लोग अपना फिर डिफर करा लेते हैं कि एक सेमेस्टर ब्रेक ले लेते हैं, उसमें फुल टाइम काम कर लेते हैं या ज़्यादा काम कर लेते हैं जो आपने तरीके बताए उसके तहत। अच्छा, फिर उसमें ये होता है कि वो कर सकते हैं या कर सकते हैं ना। अच्छा, 3 साल का उनको वीज़ा मिला है और 2 साल का उनका नहीं, प्रोग्राम जो है। डिफर करा लेते हैं जिसमें वो पढ़ाई नहीं कर रहे होते, तो उसमें वो 22 घंटे से ज़्यादा काम कर सकते हैं। यार ये बड़ा ट्रिकी, मैं माजरत के साथ मैं इसके ये जैसे भी करना चाहें वो डिपेंड करता है, मुझे इसका ज़्यादा इल्म। वो मैं कह रहा हूँ ना, वो फोरम्स आपको बहुत अच्छा गाइड कर देंगे। अच्छा जानजेब साहब, ये जिस तरह आपने बताया कि आप इतनी अच्छी जो है पोस्ट पे थे, डॉलर्स में कमा रहे थे, ये सब छोड़ छाड़ के आप ऑस्ट्रेलिया गए, वहाँ 2 साल का आपने वो एक प्लानिंग की हुई थी, 14 माह बाद आपको जॉब मिल गई, तो एक वेल सेटल्ड लाइफ छोड़ के आप ऑस्ट्रेलिया क्यों गए? क्या वहाँ पे लाइफ इतनी ज़बरदस्त है? पाकिस्तान की लाइफ में और ऑस्ट्रेलिया की लाइफ में कितना फ़र्क है, क्या फ़र्क है वहाँ पे? बिल्कुल जी, दे आर पोल्स अपार्ट। अच्छा, मतलब इवन गल्फ की कंट्री को भी मैं कहूँगा दे आर पोल्स अपार्ट। अच्छा, वहाँ पे एक प्रोसेस है, एक मैनेजमेंट सिस्टम है, वहाँ पे चीज़ें हैं, वहाँ पे मतलब कि एक तरीके से हर चीज़ की जो है ना वैल्यू है। पैसे की भी वैल्यू है और ह्यूमन की भी वैल्यू है। मेरे गल्फ़ के 12 साल के एक्सपीरियंस की बुनियाद पे गल्फ़ ने मुझे बहुत दिया। मैं ये नहीं कहूँगा कि गल्फ़ बुरा है या कुछ है, मैं कोई मतलब ये ना कह कि तुमने 12 साल वहाँ से कमाया और आज जो है ना तुम ऑस्ट्रेलिया का की सिटीजनशिप लेने के बाद गल्फ़ को गालियाँ दे रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये बात मुझे पहले दिन से पता थी कि गल्फ़ मुझे कैसे ट्रीट करेगा। जब आप अपना जहन बना के जा रहे हो तो आपको जहन में ये भी है कि आपको ट्रीटमेंट क्या मिलने वाला है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इसका मकसद कतई ये नहीं है कि वो चीज़ सही हो जाएगी। 12 साल अगर मैं किसी इन्वायरमेंट में काम कर रहा हूँ और वहाँ पे ट्रीटमेंट सही नहीं मिल रहा है, तो मेरा 12 साल काम करना उस चीज़ को जस्टिफाई तो नहीं कर देता कि ये सही हो गया है। कोई गलत काम तो गलत ही रहेगा ना। आपको अगर गलत ट्रीटमेंट मिल रहा है तो वो गलत ट्रीटमेंट ही रहेगा। दूसरी बात यह है कि गल्फ़ जो है ना वो बहुत डायनामिक कल्चर है, वर्किंग इन्वायरमेंट बहुत डायनामिक है। जैसा हमें देखने को मिलता है फ्लैशी और इस तरीके का जो एक मतलब कि आप वो होता है ना, जैसे आप उसको ग्लिटरी किस्म की जो आपको लाइफ देखने को मिलती है, इट इज़ एब्सोल्युटली डिफरेंट। जब आप वहाँ पे रहते हैं, चाहे जॉब के हवाले से रहें, चाहे काम के हवाले से, पढ़ाई के हवाले से रहें, चाहे कारोबार के हवाले से रहें, उसके ऊपर वो है, इतना ओवर सिंप्लीफाई करके चीज़ों को नहीं बताना चाहिए। उसके प्रोज भी बताने चाहिए, उसके कॉन्स भी बताने चाहिए। प्रोज एंड कॉन्स में आपको पॉजिटिव आपको दिमाग में रखना है और जो नेगेटिव्स हैं, ठीक है ना, उनके लिए आपको अपना एक एक्शन प्लान बनाना है। बाज़ लोग इसको बहुत गलत तरीके से बयान करते हैं कि यार आप नेगेटिविटी फैला रहे हो। नेगेटिविटी नहीं फैला रहे। आपको किसी चीज़ के लिमिटेशंस और उसकी क्या कहते हैं बैरियर्स का पता ही नहीं होगा, तो आप उस बैरियर के लिए प्लान कैसे करोगे? सही। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के मुआशरे में फ़र्क बताएं ज़रा कि वहाँ पे रहने के क्या फ़वायद हैं और सोशल इंसिक्योरिटी का कितना फ़र्क है, उसूल ज़ाब्ते और कवायद तौर तरीके क्या फ़र्क होता है वहाँ पे? बस ये बहुत कहते हैं कि बात है कि अफसोस की बात है कि हमारे पास तो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। और ये सवाल तो मैं आपसे पूछूंगा। मैं तो रहता हूँ वहाँ पे। नहीं, मैंने वहाँ की सोसाइटी नहीं देखी हुई ना, आपने दोनों साइड्स देखे। आपने जितनी सुनी है उसकी बुनियाद पे इस सवाल का जवाब तो आप बहुत अच्छा दे देंगे। आप हालांकि वहाँ नहीं रहे, ये सवाल तो कोई भी बंदा बहुत आसानी से जवाब दे देगा इसका। यहाँ के मुकाबले में तो यूँ समझ लें कि वहाँ सब कुछ और यहाँ कुछ भी नहीं है। जो सिस्टम है, जो एक तरीका है, हर चीज़ बहुत आसान, बहुत सहल तरीके से, बड़े से बड़ी ट्रांजैक्शन आपने करनी है, आपको फिक्र नहीं होगी। फ्रॉड का कोई ख़तरा नहीं होगा कि भाई मुझे कोई लूट लेगा, कोई फ्रॉड हो जाएगा, 2 नंबरी। नहीं। किसी सभा का फ़ोन नहीं आता कि इजी लोड करा दो। कुछ पानी में, दूध में पानी नहीं मिलाते, कुछ भी नहीं होता। और दवाइयाँ नकली नहीं मिलती। मैं आपको बताऊं, मैं वहाँ पे टैप। अच्छा, वहाँ पे ये क्यों नहीं होता जिस तरह यहाँ पे होता है? भाई रोड का टेंडर, जो भी वडेरा हो गया, उसका ख़ास बंदा उसको मिल गया, वो जो है 10-20% वडेरे को पहुँचाएगा, कुछ इधर उधर खिलाएगा, और जो चेक करने वाले हैं उनको खिलाएगा। सिस्टम है ना। क्या फ़र्क? मैंने आपसे कहा ना, आपने एक मैं दोबारा कह देता हूँ वो टर्म। वहाँ पे जितना भी चीज़ है ना वो प्रोसेस ओरिएंटेड है। जब आप किसी चीज़ को प्रोसेस ओरिएंटेड कर देते हैं ना, तो उस चीज़ को इम्प्रूव करना बहुत आसान होता है। जब आपने उसको जो है ना इंडिविजुअल डिपेंडेंट कर दिया है, तो उसके अंदर जो है ना आपके लूप होल्स जो है ना बहुत पैदा हो जाएंगे। एक चीज़ प्रोसेस का हिस्सा बना दिया आपने, जब आपने उसके नहीं कोई काम करने के लिए आपने एक प्रोसेस डेवलप कर दिया, तो वो प्रोसेस के तहत ही चलेगी।
फिर उसमें इंडिविजुअल्स का कोई भी वो नहीं रहेगा कि वो हैं या नहीं है, 4 हैं या 3 हैं या 2 हैं, कुछ का पता नहीं चलेगा। आप समझे मेरी बात? सही। तो ये वाली बात है असल में। नहीं, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि उन्होंने इस तरह की सोसाइटी किस तरह डेवलप कर ली है। वहाँ भी इंसान है, वहाँ भी जिस तरह कोई एक कॉन्ट्रैक्टर होगा, उसका दिल करता होगा मैं पैसा बना लूँ, वहाँ वो किसी MNA MP या जो भी उनके पॉलिटिशियन होते हैं या जिनके हाथ में होता है, उनके साथ मिली भगत करके और इस तरह खा लें, या जिस तरह यहाँ पे करप्शन चल रहा होता है वहाँ क्यों नहीं कर पाते, या उनका दिल नहीं करता, या फिर वो डेवलप ही इस तरह किए गए हैं, यानी कि वो बनाए गए इस तरह हैं। एग्जैक्टली एक तो जवाब ये हो गया जो आपने अभी कहा कि वो डेवलप ही ऐसा किया गया कि आप उससे बियॉन्ड नहीं जा सकते। दूसरी बात, उनके पास तमाम चीज़ें जो है ना कॉम्पिटेंसी बेस्ड है कि कॉम्पिटेंसी आपकी होगी तो आपको ये चीज़ मिलेगी, नहीं है तो आपको नहीं कर सकते आप लायबल हो अगर आपने कुछ कमिट किया है मुझे ये देने का। ये तो आपने कहा बहुत बड़ा टेंडर की बात कर रहे हैं। आप अपने घर में टैप चेंज करवा लें, किचन का फॉसेट चेंज करवा लें, आप जिसको एक तरीके से टूटी कहते हैं, टूटी चेंज करवाने के लिए आपने किसी को बुलाया प्लम्बर को। वो प्लम्बर इस बात का पाबंद है कि अगर वो कोई फर्दर डैमेज करता है तो उसकी इंश्योरेंस आपको पे करेगा। तो आप अपने घर को मूव करा रहे हैं, यानी कि आपने घर का सामान एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट हो रहे हैं, तो जो आपके पास लोग आएंगे जो मूव करेंगे वो उसकी टीम आएगी, उनके पास पूरी इंश्योरेंस है। अगर उन्होंने रास्ते में ले जाते हुए आपका फ्रिज या टीवी या माइक्रोवेव ओवन या कोई भी ऐसी अप्लायंस उन्होंने तोड़ दी है वो आपको पे करके देंगे। ये उनका सिस्टम कहता है, मैं नहीं कह रहा हूँ। मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ उनको कांटेक्ट करना है, उन्होंने मुझे अपना रेट बताना है, मैंने उनको डेट बताना है, टाइम बताना है, एंड दैट्स इट। वो उस टाइम पे वहाँ मौजूद होंगे और आपका घर मूव कर देंगे, दैट्स इट। सही। तो आपको कोई ये दिक्कत नहीं होती कि आपको बैंकिंग डिटेल्स किसी के साथ शेयर नहीं करनी या कुछ नहीं करनी। बड़े मैंने अपना घर ख़रीदा, आप यकीन करें मैं एक दफ़ा भी उस बंदे से नहीं मिला जिस बंदे से मैंने घर ख़रीदा था। सारी चीज़ें मेरे वकील ने उसके वकील के साथ, बैंक के वकील के साथ और एजेंट के वकील के साथ, ये 4 वकीलों ने आपस में बैठ के हमें घर की चाबियां दे दी, उससे ले ली, मुझे दे दी, ख़त्म। लाखों रुपए की लाखों डॉलर्स की ट्रांजैक्शन, रुपए नहीं डॉलर्स की ट्रांजैक्शन हुई एक, ये समझ लो आधे घंटे के अंदर। और उसमें ना मैं शामिल था, ना परचेजर शामिल था, ना बायर शामिल, ना सेलर शामिल था। लेकिन सबको ट्रस्ट था, सब रिलैक्स थे कि भाई कहीं भी कोई फ्रॉड नहीं होगा। प्रोसेस है ना, उस प्रोसेस से बियॉन्ड आप जा ही नहीं सकते। तो ये अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है यहाँ पे? जिस तरह होता है कोई ताकतवर बंदा गरीब के साथ कोई ज्यादती कर ले, उसके हुकूक खा ले, कोई चक्कर, उसको ऐसे समझे कच्चे चबा जाता है, वहाँ पे इस तरह क्यों नहीं होता? कोई चक्कर नहीं है। देखिए पहली बात तो ये है, वहाँ पे ना जो लेवल ऑफ प्रोफेशनल्स है, अगर मैं इसको यूं कहूँ, उसमें कोई ख़ास बड़ा डिफरेंस नहीं है, टीयर्स हैं मुख्तलिफ। कि जैसे आप यूँ समझिए कि हमारे पास, जैसे मैं मिडल ईस्ट की मिसाल देके आपको समझाता हूँ कि जैसे मिडल ईस्ट में जो आपका लेबर है उसको 1000 रियाल तनख्वाह मिल रही है सऊदी में, सही है। तो उसके डिपार्टमेंट का जो हेड होगा, यानी कि जो सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर या डायरेक्टर होगा, उसकी तनख्वाह 50,000 रियाल होगी। इसके बीच में कितना? 50 टाइम्स। वहाँ पे ऐसा चक्कर नहीं है। अच्छा। वहाँ पे आपके और आपके बॉस के दरमियान सैलरी का जो डिफरेंस है ना, वो बमुश्किल चंद हज़ार डॉलर के ऊपर होगा। अच्छा। अगर आपको $1,50,000 सालाना मिल रहे हैं तो उसको मेरे ख्याल से $2 लाख मिल रहे होंगे सालाना। एक कंपनी में एक बंदा चाय सर्व कर रहा है, एक CEO है, तो उनकी सैलरी में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होगा? बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होगा उनकी। अच्छा। हाँ, ऐसा मतलब कि अगर आप इस लेवल पे आते हैं कि कोई कंपनी का ओनर है और वो है, तो उनमें डबल तो हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि 50 टाइम्स 100 टाइम्स इस तरह। ये नहीं हो सकता। हाँ, डबल तो हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि कोई कमा रहा है, क्या कहते हैं, $50 लाख का, क्योंकि उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि वहाँ पे एक सैलरी का ब्रैकेट है और इंडस्ट्री वाइज कुछ सैलरीज डिफाइंड है कि मैक्सिमम कौन कितना कमा होगी, मिनिमम कितनी होगी, उस हिसाब से। यानी उन्होंने बहुत ज़्यादा गैप नहीं रखा हुआ, जिसकी वजह से एक बंदा जो है वो करोड़ों अरबों रुपए का मालिक हो, एक जो है वो एक 2 वक्त की रोटी का मोहताज। CEO और वो जो चाय सर्व करने, पहली बात तो चाय सर्व करने वाला कोई होता नहीं है, CEO भी अपनी चाय खुद बनाता है। अच्छा। ठीक है ना, पहली बात तो ऐसे ही आपने मिसाल दी तो नहीं, ये तो अच्छी बात है ना, ये जो आप बता रहे हैं। सबसे जो आप कहें कि जूनियर स्टाफ होगा, वो और CEO डे फिनिश होने के बाद दोनों एक ही ट्रेन में, एक ही ट्राम में बैठ के जा रहे होंगे। ये नहीं है कि साहब गाड़ी में आए हैं,
उसको कपड़ा दूसरा लगा, हमारे उसके टायर मर्सिडीज में आ रहा होता है वो W11 पे धक्के खा ऐसा रहा तो होता है। मैं आपको बल्कि एक शेयर करना चाहूँगा, मेरी कंपनी में क्लीनर था, वो पार्ट टाइम पे कंपनी एक आउटसोर्स कर रखा था हमारी कंपनी ने कि आप जो है हमारी जगह को जो है ना साफ़ करने के लिए क्लीनर्स दे दें। तो उसने जैसे मैन पावर कंपनी होती है, उसने मैन पावर कंपनी ने उनको क्लीनर्स दे रखे थे। एक दिन मैं निकला अपने ऑफिस से, पार्किंग लॉट में आया तो वहाँ पे देखा वो बंदा लेक्सस में बैठ के जा रहा था। अच्छा जी। जो क्लीनर था। वो जो क्लीनर था लेक्सस में, और वो मेलबर्न के इंतहाई पोश सबर्ब में रहता था। मैंने उससे बाद में बात की। अच्छा तो वो कैसे इतना कैसे कमा लेता था क्लीनर जो है उनके Lexus में? वो आज से थोड़ी, वो पता नहीं कब से हैं उनके, और भी उन्होंने अच्छे वक्तों में ले लिया होगा घर। उस वक्त इतना मतलब कि एक्सपेंड नहीं हुई होती ना आबादी। अब आप अब जैसे हम यहाँ कराची में की बात करें या कहीं की भी, लाहौर की बात करें, लाहौर आज से 25 साल 30 साल पहले इतना एक्सपेंडेड था या कराची था? आप तस्वुर भी कर सकते हैं कि बैरियर टाउन होता है या फिर DHA सिटी होता, यहाँ पे कोई जाके रहता। अब वहाँ लोग रह रहे हैं ना। 30-40 साल पहले कोई था, अब 30-40 साल पहले उसने उस जगह पे कोई घर ले लिया, उस वक्त उसने लिया होगा लाखों में, आज वो मिलियंस में है। अच्छा गाड़ियाँ भी वहाँ पे सस्ती है मेरे ख्याल गाड़ियाँ में। बहुत सस्ती हैं। हाँ ये गाड़ियाँ बहुत सस्ती हैं, अच्छा। बहुत सस्ती हैं। आपने कौन सी गाड़ी रखी हुई है? मेरे पास टोयोटा क्लूगर है। अच्छा वो क्या रेंज है? SUV है वो, 7 सीटर, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। क्या प्राइस क्या है उसकी? उसकी मेरे पास है 2017 या 18 मॉडल है मेरे पास, और आई बॉट दैट अराउंड यू कैन से $45,000 तकरीबन। तो $45,000 आपके तकरीबन बन गए 90 लाख। अच्छा हाँ, यहाँ पे उसकी कीमत तकरीबन कुछ 6 करोड़ तो लाजमी होगी। अच्छा यानी कि इतना डिफरेंस है यहाँ पे। उसकी वजह ये है ना, यहाँ पे आपके टैक्सेस ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा, वहाँ पे नहीं है। तो ये वाली बात। अच्छा ये स्टूडेंट जो है वो हो गया, जो स्टूडेंट वीज़ा पे जाना चाह रहे हैं या फिर वो जो प्रोफेशनल्स जा रहे हैं। अब बहुत सारे इस तरह के लोग, जिस तरह मैं हूँ, मैं किसी प्रोफेशन में नहीं जाना चाहता, मेरे पास पैसा है, तो वो उनके लिए कोई है अपॉर्चुनिटी कि वो ऑस्ट्रेलिया मूव हो सकें और वहाँ पे सेटल हो सकें? स्टूडेंट के अलावा पूछ रहे हैं आप? जी स्टूडेंट के अलावा ऐसे बंदे जिनके पास पैसा तो हो, भाई पैसा बहुत है, 2-4 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, 5 करोड़ पड़े हुए हैं, और इस तरह वो देखिए वहाँ पे पहली settle बात होना तो ये चाहते हैं। 4-5 या करोड़, बिजनेस वीज़ा कोई इस तरह। देखिए बिजनेस वीज़ा स्ट्रीम मौजूद है। अगेन मैं उनसे यही कहूँगा कि उनको फिर चाहिए कि वो border.gov.au को विज़िट करें, वहाँ पे बिजनेस वीज़ा लिखिए, आपको स्ट्रीम्स मिल जाएंगी, उनकी रिक्वायरमेंट्स देख लीजिए। मुझे जहाँ तक याद पड़ता है कम से कम $1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट आपने शो करनी है। $1 मिलियन। अच्छा ठीक है ना। अब $1 मिलियन टाइम्स आप कर लें 200 के साथ, तो आपका तकरीबन 20 करोड़ आपके पास होना चाहिए मिनिमम, मुझे लगता है। शायद अगर ये 5 लाख है। उसके बाद वो PR देते हैं या नेशनलिटी देते हैं? नहीं, नेशनलिटी कोई नहीं मिलती है आपको। अच्छा। आपको वीज़ा मिलता है और Business visa बिजनेस वीज़ा मिलता है। आप वहाँ पे फिर बिजनेस की अपॉर्चुनिटी, उसके लिए फिर आपको मेरे ख्याल से बिजनेस प्रपोजल वगैरह भी देने पड़ते हैं। मैंने एक दफ़ा हल्का सा पढ़ा था, उसी की बुनियाद पे ये अपने ओपिनियन को शेयर कर रहा हूँ आपसे। मेरी कोई इसमें ज़्यादा नॉलेज नहीं जी, ये तो हो गया अलग। मैं वो पूछना चाह रहा हूँ जो यहाँ से जाते हैं, जिस तरह आप स्टूडेंट वीज़ा पे चले गए या फिर किसी और वीज़ा पे, और वहाँ पे जाके वो खुद काम कर रहे होते हैं। हाँ, कुछ वो बहुत सारे लोग इस तरह भी तो होंगे ना जो बिल्कुल कर सकते हैं, जिन्होंने जाके वहाँ पे शॉप खोल ली हो, या फिर जो है वो कोई अपना होटल खोल लिया, जी बिजनेस खोल लिया। बिल्कुल कर सकते हैं। ये स्टूडेंट वीज़ा वाले भी कर सकते हैं? स्टूडेंट वीज़ा वाले नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि वो फिर फुल टाइम काम में आ जाता है, मतलब कि उनको फिर बिजनेस का एक तरीके से, हाँ वो उनके पास पैसा है, उन्होंने ऐसा किया कि वो स्टूडेंट वीज़ा पे तो गए, लेकिन पीछे से उनको सपोर्ट अच्छी है, उन्होंने पाकिस्तान से या जहाँ से भी उनके पास था इन्वेस्टमेंट बुलाई, मैं वहाँ पे सेटल्ड हूँ और मैं वहाँ पे एक फ़र्ज़ करें मैं एक होटल ओन कर रहा हूँ, रेस्टोरेंट ओन कर रहा हूँ, उनने मुझे साथ मिल के जो है ना उस रेस्टोरेंट को जो है ना मतलब कि एज अ इन्वेस्टमेंट पार्टनर जो है ना मेरे साथ एंगेज हो गए। ऐसा भी कर रहे हैं लोग। उसके लिए वीज़ा कौन सा चाहिए? उसके लिए वीज़ा नहीं चाहिए, वो तो ऑलरेडी स्टूडेंट वीज़ा पे आपने कहा ना है ऑलरेडी, तो उसके लिए वीज़ा तो कोई नहीं दरकार ना। सही, स्टूडेंट वीज़ा पे तो वो ऑलरेडी है। लेकिन अगर कोई बंदा वहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा भी उसने टाइम गुजार लिया, टेम्प्रेरी रेजिडेंट भी होके गुजार लिया, PR के अंदर वो डला हुआ है, जब वो टेम्प्रेरी रेजिडेंट बनेगा तब वो ये काम कर सकता है। सही, तब उसके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो ये काम कर ले। तो उसके अंदर भी पैसे लगते हैं ना, $1 लाख $2 लाख की इन्वेस्टमेंट तो है ना। अच्छा
मैं आसान करके पूछ लेता हूँ, सैफुल्लाह भाई और मैं कैसे आ सकते हैं ऑस्ट्रेलिया? ये आपने सुन के जाए। अच्छा। सैफुल्लाह भाई और हमारे लिए क्या पैकेज है? आप मेरे मेहमान बन के आ सकते हैं। बिल्कुल आ जाइए, कोई मसला नहीं है। अच्छा अच्छा, सही है। तो आप लोगों का यही है, आप लोगों का माशाल्लाह से यहाँ पे बहुत अच्छा काम है। और सर ये ना कि यहाँ आप करोड़ों भी कमा लेना, लेकिन आप सोशल इनसिक्योरिटी का शिकार रहते हैं। देखिए आप बड़ा, आपने अच्छा घर बना लिया, आपने महंगे से महंगी गाड़ी रख ली, जी। आप बाहर जाएंगे वही गटर, वही टूटी हुई सड़कें। अभी आप आए, आप ये आज तो नहीं है, आज का तो नहीं है। देखिए नहीं, इसके लिए इनसे आप जान छुड़ाना तो चाहते हैं ना कि यार यहाँ रह के तो इन सारी चीज़ों को आप फेस करेंगे, घर अच्छा बना लेंगे, गाड़ी अच्छी बना ली, बाहर आप सोशल इनसिक्योरिटी का शिकार देखिए नहीं, हर बंदे को हर चीज़ नहीं मिल सकती। ठीक है, मिलती उसको है जो राइट टाइम पे और राइट प्रोसेस के थ्रू उस चीज़ को स्टार्ट करे। हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हम दूसरे को देख के, उसकी तरक्की को देख के, या फिर उसकी डेवलपमेंट को देख के, मैं तरक्की से मतलब मैं ये यहाँ पे ये वर्ड बड़ा है मोहतात होकर इस्तेमाल करूँगा कि मैं इसको जेलिसी फैक्टर नहीं कहूँगा। आप किसी को देख के जो है ना, किसी मुकाम पे देख के आप उसकी जर्नी को देख के आपको उसकी जर्नी देखनी चाहिए। आप उसके उस स्टेटस को, उस सीट को मत देखिए, वो कहाँ पहुंचा, उसके पीछे क्या लगा हुआ है ना, आप वो देखिए। मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, 19 साल है मेरे पीछे उसके। आप अगर मुझे कहेंगे कि मैं 19 पॉडकास्ट में बैठ के अपनी 19 साल की तकलीफ बयान कर दूंगा, मुझे 19 साल चाहिए। बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि मैं 19 पॉडकास्ट आपके साथ करूं या कोई सीरीज ऑफ पॉडकास्ट करूं और आपको 19 साल की तकलीफ बयान कर दूं 19 पॉडकास्ट के अंदर? हो सकता है नहीं। 19 साल, एक साल के अंदर 365 दिन होते हैं। आप सोचिए मैंने क्या देखा होगा, क्या अच्छे दिन देखे होंगे, क्या बुरे दिन देखे होंगे। ठीक है ना, किसी को लूज किया होगा अपने प्यारे को, उसके लिए कहीं पैसों की कमी आई होगी, कहीं पे दुख हुआ होगा, हजारों मामलात आए होंगे, हजारों एपिसोड्स आए होंगे मेरी जिंदगी में। उसके बाद जाके मैं आज आपके सामने बैठ के अपनी लाइफ शेयर कर रहा हूँ। सक्सेस कहिए, जो कहिए आपकी मर्जी, मैं तो इसको सक्सेस भी नहीं, मैं तो अल्लाह का करम कहता हूँ। मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है, मेरा इसमें कोई बिल्कुल सक्सेस तो है। एक आपने एक पूरे पैटर्न को, एक चैनल को फॉलो किया। अगर आप सक्सेस है तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। मैं इसको सक्सेस नहीं, मैं अल्लाह का शुक्र। मैं इतना गुनाहगार हूँ कि अगर मेरे ऐब खुल जाए, आप इस चेयर से उठा के मुझे बाहर फेंक देंगे। मैं इतना गुनाहगार बंदा हूँ, अल्लाह ने मेरे ऐब पे पर्दा रखा है, इससे बड़ी क्या सक्सेस होगी? ये सक्सेस तो एक सानवी चीज़ है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से लेते हैं। नीयत अच्छी रखें, प्लान अच्छा करें। मैं एक बात एक कहना चाहूँगा कि बाज़ औक़ात हमारे पास लोग एक वर्ड यूज़ करते हैं, प्लान बी। मैंने एक बुक पढ़ी थी और मैं उसको बहुत फॉलो भी करता हूँ, स्टीव हार्वी को। वो है तो कॉमेडियन, लेकिन उसने 4-5 बुक्स लिखी हैं बहुत ज़बरदस्त, आपको वो पढ़नी चाहिए जब भी मौका मिले। उसमें उसने कहा है कि आपके पास प्लान बी होने का मतलब ये है कि यू हैव अ रेसिपी ऑफ फेलियर। आप प्लान बी कहीं ना कहीं आप पहले से माइंड में तैयार करके बैठेंगे कि फेल हो जाऊंगा, उसके बाद प्लान नहीं, आप प्लान बी यूज़ करेंगे। अगर आपके पास प्लान बी है तो यू विल एंड अप यूजिंग दैट प्लान बी। तो उससे किसी ने पूछा कि व्हाट इफ वी फेल, उसने बोला आई विल हैव अनदर प्लान ए। सिंपल। जो एनर्जी, मतलब कि आपने अगर 20% अपनी एनर्जी प्लान बी में गुजारी है, और अल्लाह भला करे वही 20% अगर आप उसमें, वही 20% अगर आप प्लान ए में भी लगा देते तो वो 100% होता। तो दैट वाज काइंड ऑफ अ इम्प्रेग्नेबल प्लान। उस प्लान को आप देखिए कि फिर वो आपका ज़रूर हो। और अगर फिर भी नहीं होता, इसका मतलब यह है कि आपका प्लान ए फेल हुआ है। आपका जब 80% इस पे टाइम गुजारा वो फेल हो गया, तो 20% इस पे टाइम गुजारोगे वो पास होगा। लॉजिकल बात है ना? बिल्कुल। तो इसलिए आपको प्लान ए जो है ना बहुत सोच के, और इसलिए जापानीज कॉम जो है वो 17 साल प्लान करती है, 3 साल एग्जीक्यूट करती है, 20 साल का उनका प्रोजेक्ट होता है, ख़त्म। उसके बाद आप लाइफ के लिए बैठ गए। सही। तो ये सर थैंक यू सो मच, बड़ी मेहरबानी टाइम देने के लिए। नहीं, अच्छा सेशन रहा आपके साथ। उम्मीद करते हैं कि हमारे नौजवानों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आपकी जर्नी से, और फिर जो आपने गाइडेंस प्रोवाइड की है। थैंक यू सो मच सर। इट वॉज प्लेजर, इट वॉज ऑनर फॉर हैविंग मी हियर। और जब भी, मैं तो अभी यहीं हूँ, लेकिन जब मैं ऑस्ट्रेलिया चला जाऊँगा, मैं किसी तौर भी आपकी कोई सपोर्ट कर सकूँ,
वर्चुअली अगर आप मुझे कनेक्ट करना चाहें वहाँ से हम लोग जूम पे जरूर कुछ भी सर, करते हैं इंशाल्लाह ये वर्चुअल सेशन रखेंगे इंशाल्लाह। इस तरह जो नौजवानों को आप गाइड कर रहे हैं इस तरह करते एनी रहें। टाइम थैंक एनी यू, टाइम थैंक एनी यू सो टाइम मच। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।